रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। यस मैम। तो देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूनिट कॉस्टिंग का कुछ क्वेश्चंस था वो भी किया था। वो बेसिकली हमारा कॉस्ट शीट के तरह ही होता है, नया तो कुछ है नहीं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे बैच कॉस्टिंग। हेडिंग करो बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग क्या होता है देखो, जब हम लोग बैच वाइज प्रोडक्शन का कॉस्टिंग निकालेंगे। अब बैच वाइज प्रोडक्शन का मतलब जैसे कि देखो मेडिसिन, ठीक है, जो मेडिसिन बनता है ना वो एक एक पीस नहीं बनता है। जैसे मान लो पैरासिटामोल है, कोई भी मेडिसिन ले लो, वो एक एक पीस नहीं होता है। कुछ मेडिसिन होता है जो एक ही मेडिसिन होता है, वो अलग है। फिर भी वो तो एक पैकेट में एक है, लेकिन मेडिसिन जब बनता है वो कैसे बनता है, बैच में बनता है। ठीक है, ये जो तुम लोग केक बिस्किट्स ये सब खाते हो, ये भी कैसे बनता है, बैच में। ठीक है, एक साथ बहुत सारा जो है प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो जहां पर हम लोग एक गुड्स का प्रोडक्शन नहीं करते, ठीक है, लॉट्स में गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं। अब लॉट्स कैसा होगा, जैसा जो कैपेसिटी होगा। ठीक है, अब जिसका जितना प्रोडक्शन है उस हिसाब से बड़ा मशीन लगा हुआ रहेगा तो उस हिसाब से प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो बैच कॉस्टिंग में इसका मतलब हम लोग को कोई एक यूनिट का जो है फाइंड आउट। जैसे मान लो ये केक जो है यहाँ पर बेक होगा। ठीक है, अब मान लो कप केक होगा तो ऐसे राउंड राउंड उसका स्ट्रक्चर रहेगा, मोल्ड्स वैसा रहता है ना जैसा केक बनेगा। अब एक साथ कितना बन रहा है, एक दो तीन चार और ये 8 बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग जब कॉस्टिंग कैलकुलेट करेंगे तो ये एक पीस केक का नहीं करना है, पूरे 8 पीस का ही करना है। मतलब इसी को हम लोग बोलेंगे कि एक बैच में कितना केक बनता है, 8। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो लिखो बैच कॉस्टिंग इज अ टाइप ऑफ batch costing is a type of specific order costing देखो बैच कॉस्टिंग इज अ टाइप ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर costing when sorry where articles are manufactured in predetermined lots. Predetermined lot, comma, known as batch. Known as batch. Under जो भी बात करेगा ना, देखो इसको फेंक के मारेंगे। Under the costing method, the cost object अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी बात करो, लास्ट में भी करते हो पता चलता है, अभी तो खुद से लिखो। पता नहीं, स्टार्टिंग से ही अपने ऊपर भरोसा नहीं है। Determination is a batch for production rather output as seen in unit costing। ठीक है, हम समझाते हैं क्या लिखा है डेफिनेशन।
बोला है कि बैच कॉस्टिंग, जैसे कि मैंने बोला कि बैच कॉस्टिंग का मतलब है कोई एक चीज प्रोड्यूस नहीं होगा, काफी सारा चीज एक साथ प्रोड्यूस होगा, ठीक है। जो बैच कॉस्टिंग इज अ टाइप ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर। अब देखो ये ऑर्डर पे भी तो बन सकता है ना, जैसे मॉल्स वगैरह में जो कपड़ा मिलता है, ठीक है, वहां पर कैसे होता है, ए साइज का एक ही जैसा देखने में, लेकिन एस भी है, एम भी है, एल भी है, तो वो प्रोडक्शन कैसे हुआ है, बैच में ही तो हुआ है। एस का भी कितना सारा होता है। अब जैसे मान लो कलर भी अलग अलग होता है, तो मान लो किसी एक स्पेसिफिक कलर का बहुत सारा है एस, फिर एक स्पेसिफिक कलर का, तो ये सब क्या है, कोई ऑर्डर, मतलब किसी टेलर को जाके ये मॉल वाले ने कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा कि मुझे इस तरीके का चाहिए, ठीक है, या फिर जैसा स्पेसिफिकेशन रहता है वैसा वो बना के दे देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऑर्डर पे बैच कॉस्टिंग नहीं होता है, ऑर्डर पे भी होता है, ठीक है। तो बोल रहे हैं वेयर आर्टिकल्स आर, आर्टिकल मतलब कोई भी चीज हो सकता है, ठीक है। अब ये जैसे मैंने केक का एग्जांपल दिया, ठीक है, आर्टिकल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन प्री डिटरमाइंड लॉट, पहले से ही प्री डिटरमाइंड, क्योंकि देखो हर एक चीज का एक कैपेसिटी होता है। जैसे कभी देखो मतलब पूरी सब्जी जो बनता है, ठीक है, तो जैसे टिफिन में अगर तुम लोग खाते हो तो वहां देखते हो कढ़ाई में क्या होता है, एक कैपेसिटी होता है ना, कि एक साथ इतना सारा पूरी ही बन सकता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, प्री डिटरमाइंड होता है ना, उसका कितना बड़ा कढ़ाई है उसी में बनेगा, ठीक है, नोन एज बैच। तो वो एक एक बैच, मतलब वो बोल देते हैं कि हाँ इतना ऑर्डर है तो इतने सारे लोगों को ही हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो अंडर द कॉस्टिंग मेथड द कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जिस चीज का हमें कॉस्ट कैलकुलेट करना है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। जैसे अगर इस केक का निकालना है तो वो बन गया केक कॉस्ट ऑब्जेक्ट। अब मान लो एक फैक्ट्री में बहुत सारे लेबर काम कर रहे हैं, उनका पेमेंट कैलकुलेट करना है, तो वो क्या हो गया, लेबर हो गया हम लोग का कॉस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट मतलब जिसके लिए हम लोग कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर वो कैसे प्रोड्यूस होता है, यहाँ पर अंडर द कॉस्टिंग मेथड द कॉस्ट ऑब्जेक्ट फॉर कॉस्ट डिटर्मिनेशन इज अ बैच, ठीक है। वो बैच में हमें कॉस्ट को निकालना है, मतलब इंडिविजुअल केक के पीस का नहीं निकालना है, फॉर प्रोडक्शन रेदर आउटपुट एज सीन इन यूनिट कॉस्टिंग। यूनिट कॉस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, एक एक यूनिट का मतलब ही हो गया एक, एक प्रोडक्ट का निकालते हैं। यहाँ पर एक प्रोडक्ट का नहीं, एक बैच में जितने सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं वो सभी का हमें कॉस्ट कैलकुलेट करके देना है। तो यहाँ पर यही करना है। टॉपिक देखो आसान है, इसमें ज्यादा कुछ मुश्किल है नहीं, ठीक है। हमें जो भी कॉस्ट बोलेगा वो ऐड करके हमें कैलकुलेट करते जाना। अच्छा अब देखो हम लोग कौन सा क्वेश्चन करेंगे, इलास्ट्रेशन, ये वाला हम लोगों ने किया था, ये वाला 3C, ठीक है। देखो यहाँ पर बोल रहे हैं अर्नब कन्फेक्शनरीज ओन से बेकरी। देखो बेकरी का बात आ गया ना, बेकरी वाला बिजनेस जो है ना वो बैच में, मतलब बैच नहीं होता है, एक एक पीस थोड़ी ना कोई केक या बिस्किट्स बनाएगा, वो तो लॉट में ही बनाएगा। विच इज यूज टू मेक बेकरी आइटम्स लाइक पेस्ट्रीज केक एंड मफिन्स। और बैच में क्या होता है ना, बैच नंबर भी प्रोवाइडेड होता है। जैसे मान लो इंजेक्शन वगैरह का जो मेडिसिन वो भी बैच में ही होता है, ऑल मेडिसिन बैच में होता है। जैसे मान लो किसी चीज में कोई डिफेक्ट हो गया, या फिर मान लो जैसे मिल्क का जो पैकेट मिलता है वो भी बैच में ही जो है उसको प्रोड्यूस किया जाता है। अब मान लो कोई डिफेक्ट हो गया, ठीक है, तो बोल देगा कि ये बैच नंबर का मेडिसिन जो है खराब निकल गया, इसको मत बेचो। तो बैच के देखोगे कोई भी प्रोडक्ट तुम लोग जाके घर पे देखना, कोई शैम्पू साबुन कुछ भी, उसके पीछे देखना बैच नंबर लिखा हुआ है। तो अगर कोई लॉट अगर डिफेक्टिव होगा ना तो वो तुरंत बोल देगा मैन्युफैक्चर जहां हुआ है कि भाई ये खराब है, इतने नंबर वाला बेचना बंद कर दो, मतलब दुकानदार को बोल देगा बंद कर दो। तो इससे क्या होता है ना, बैच नंबर असाइन करना पड़ता है। अगर कुछ भी ऐसा मेडिसिन है मान लो पहले चल रहा था, अब उसको बंद कर देना है फॉर सम रीजन, तो फिर वैसे करके जो है बता दिया जाता है कि बैच नंबर, ये बैच नंबर नहीं तो वो तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, देखने में तो एक ही जैसा है, कैसे पता चलेगा, बैच नंबर से पता चलेगा कि कौन सा डिफेक्ट है। तो जो भी होता है यहाँ पर बोल रहा है वही कि बेकरी जो है यहाँ पर क्या क्या बनता है, पेस्ट्री केक मफिन्स, और एसी मतलब वही अर्नव कन्फेक्शनरी यूज टू बेक एट मोस्ट 50 यूनिट ऑफ एनी आइटम एट ए टाइम। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, बैच साइज। एक बैच में कोई भी आइटम बना ले, चाहे पेस्ट्री केक या मफिन, तो ये कितना बना लेते हैं, 50 यूनिट्स। ए कस्टमर हैज गिवन एन ऑर्डर फॉर 600 मफिन्स, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ, फिर कितने बैच में ये काम पूरा होगा, 12 बैचेस। हाँ 12 हो रहा है, 12 बार मतलब जो है, हाँ 12 बैचेस में होगा, मतलब 12 टाइम्स लग जाएगा, ठीक है। 12 बैच में ये प्रोडक्शन होगा। टू प्रोसेस ए बैच ऑफ 50 मफिन द फॉलोइंग कॉस्ट। अच्छा अब यहाँ पर बताया है कि एक बार 50 मफिन्स बनाने का हमारा क्या क्या खर्चा लगता है। मेटेरियल का 500 रुपए, डायरेक्ट वेजेस 50, ओवन सेटअप कॉस्ट 150। तो एक्चुअली प्रोडक्शन के केस में एक सेटअप कॉस्ट होगा ही होगा, ठीक है। जैसे देखो
सेटअप होने का मतलब जैसे बेकरी में क्या होता है, प्री हीट करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो होता है सेटअप कॉस्ट, ठीक है। वो जैसे ही प्री हीट हो गया, अब वो उस पे वो उसका टेम्परेचर सेट कर देंगे, उसके बाद वो बेक्ड होते जाता है। तो AC एब्सॉर्ब प्रोडक्शन ओवरहेड एट द रेट ऑफ 20% ऑन डायरेक्ट वेजेस। अब देखो यहाँ पर ओवरहेड को कैसे एब्सॉर्ब करना है वो हमें बता दिया है, ठीक है। कितना बोला है, 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट, जैसा बोला है हमें वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा। 10% is added to the total production cost of each batch to allow for selling, distribution and administration overhead। अब बोल रहा है 10% जो है वो ऐड करना है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ हर एक बैच में। किस बेसिस पे बोल रहा है, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिनिस्ट्रेशन सब मिला के कितना, 10%। 10%। Production cost। हाँ, जो प्रोडक्शन कॉस्ट निकल के आएगा उस पे। अब बोल रहा है AC रिक्वायर्स ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेल वैल्यू। अब इनको प्रॉफिट कितना चाहिए, बेच के 25% ऑन सेल्स वैल्यू। डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस फॉर 600 मफिन्स। तो 600 मफिन्स का सेलिंग प्राइस कितना है, बस इतना ही कैलकुलेट करने हम लोग को। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, कैसा कॉस्ट निकालेंगे, 600 मफिन्स का, ठीक है। तो फिर इसका मतलब कॉस्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं, फॉर सेलिंग प्राइस पूछा है, सेलिंग प्राइस फॉर 600 मफिन्स। तो सेलिंग प्राइस फॉर 600 मफिन्स। ये तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, पर्टिकुलर्स, यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट पर बैच और टोटल कॉस्ट। कॉस्ट पर बैच और टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने का मतलब हमें क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक तो हमें कॉस्ट चाहिए और उसपे लगा देंगे प्रॉफिट, ठीक है। अब कॉस्ट हमें क्या क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में ही दे रखा है मेटेरियल कॉस्ट पहले बोला है, ठीक है। तो लिखो मेटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हमें दिया है, एक बैच का कितना, 500। एक बैच हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 50 मफिन्स वो लोग हर बैच में 50 यूनिट्स ही बनाते हैं, तो इसका मतलब एक बैच का मटेरियल का खर्चा 500। तो हम लोगों को हाँ 12 बैचेस लगेगा, 12 इंटू 500, तो ये हो जाएगा 6000 रुपीज। अच्छा, इसके बाद आ जाता है डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस हम लोग का हो जाएगा 50 रुपीज पर बैच बोला है, तो बैच तो 12 चाहिए क्योंकि 600 मफिन्स का ऑर्डर पूरा करने के लिए इतना ही चाहिए, तो ये हो जाएगा 600। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे ओवन सेटअप खर्चा दिया है 150। 150 तो 12 इंटू 150, 1800। अच्छा, अब इसके बाद लगाएंगे प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड, अच्छा ये कैसे अप्लाई करना है यहाँ पर बता दिया है, देखो बोला है कि प्रोडक्शन ओवरहेड 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो जैसा बोला है सिंपल वैसे ही कर देना है, ठीक है। तो डायरेक्ट वेजेस कितना था, 50, 50 का 20% कितना हो जाएगा, 10। 10, ठीक है। तो ये हो गया 10, और यहाँ पर 12 बैचेस इंटू 10, तो कितना हो जाएगा 120, ठीक है। अब ये ऐड कर देते तो मिल गया टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, ऐड करो। That saying and distribution overheads to the administration। प्रोडक्शन कॉस्ट के बाद लगाए टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, उस पे प्रोडक्शन कॉस्ट पे लगेगा ना, इसीलिए इसको ऐड कर लिया मैंने। हाँ बोलो कितना, 710 ना, और इधर वाला 8520, ठीक है। अब ये जो 10% बताया था वो देखो प्रोडक्शन कॉस्ट पे बताया था, इसीलिए प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया। अब इस पे हम लोग 10% ऐड करेंगे, 10% सेलिंग
एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, क्या क्या बोला था, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छा सेलिंग कॉमा डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर इट, ठीक है। 10% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट हम नीचे लिख दिए, ठीक है, हम भूल गए थे, 10% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट जाएगा, तो प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आया 710, इसका 10% 71, 852, ये आ रहा है 12 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 781, और यहाँ पर कितना होगा 9372, ठीक है। अब प्रॉफिट भी लगाना है, कॉस्ट तो सारा लिख लिया, अब प्रॉफिट लगाना है, ठीक है। अच्छा प्रॉफिट कितना बोला है 25% ऑफ सेल्स वैल्यू, ठीक है। तो देखो ये वाला हम एक बार बता देते जिनको नहीं पता है, तो देखो कॉस्ट प्रॉफिट और सेल ऐसे कॉलम करना चाहिए, बोला है कि 25% ऑफ सेल्स वैल्यू प्रॉफिट, तो प्रॉफिट अगर 25 है तो सेल्स कितना हो गया 100, तो कॉस्ट कितना होगा माइनस करने से ही पता चलेगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 75, ठीक है। तो हम लोग को क्या चाहिए प्रॉफिट ऑन कॉस्ट चाहिए, क्यों, क्योंकि मेरे पास कॉस्ट का डेटा अवेलेबल है, तो प्रॉफिट बाय कॉस्ट, सॉरी हाँ प्रॉफिट बाय कॉस्ट करने से पता चलेगा प्रॉफिट कितना है 25, कॉस्ट कितना है 75, तो ये कितना हो गया 1/3, ठीक है। और यहाँ पर लिख देते हैं प्रॉफिट 1/3 ऑन कॉस्ट, मतलब 781 पे 1/3 लगाना है, देखो कितना आता है, पॉइंट में आएगा शायद। मैम इसमें तो 260 पॉइंट दिख दिया है। और इसमें 1/3 लगाने से 3, 3124 इनका एग्जैक्ट 3124। ठीक है। तो अब यहाँ पर सेल प्राइस कितना हो रहा है ये वाला, 12,496। ठीक है, ये सेल्स प्राइस हो गया। अच्छा ये 12 जो हम लोगों ने निकाला उसका एक वर्किंग नोट करना पड़ेगा कि ये 12 कहाँ से आया, क्योंकि क्वेश्चन में तो 12 था नहीं, मतलब बैच साइज का बात कर रहे हैं, तो उसका वर्किंग नोट बनेगा नंबर ऑफ बैचेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 600 मफिन्स, 600 divided by 50, 12 batches, ठीक है। बोलो आसान है ना, उतना तो मुश्किल है नहीं। बहुत समय तक इलास्ट्रेशन बोल रहा है a jobbing factory has undertaken to supply 200 pieces of a component per month for the ensuing 6 months, ठीक है। क्या बोल रहा है कि जॉबिंग फैक्ट्री है जिन्होंने क्या सप्लाई करने का जो है लिया है 200 पीसेस ऑफ कंपोनेंट पर मंथ फॉर एंसुइंग 6 मंथ्स, अच्छा लगातार 6 मंथ्स जो है वो 200 पीसेस कंपोनेंट सप्लाई करने वाले हैं, ऐसा उन्होंने जॉब लिया है, जॉब का मतलब ऑर्डर में काम किया है कि हर मंथ कितना करके देना है कंपोनेंट का सप्लाई, जो ये लोग प्रोडक्शन करते हैं, बोला है 200 पीसेस करके, ऐसा कितना मंथ तक चलेगा कंटिन्यूअसली 6 मंथ्स, एवरी मंथ ए बैच ऑर्डर इज ओपनड अगेंस्ट व्हिच मटेरियल एंड लेबर आवर्स आर बुक्ड एट एक्चुअल, बोल रहा है कि हर मंथ क्या होगा एक बैच ऑर्डर ओपन होगा, मतलब कितने बैच में प्रोडक्शन करें, ठीक है, अगेंस्ट विच, और उसके अगेंस्ट में हम लोग ये देखेंगे कि कितना मटेरियल, मतलब उस बैच को प्रोड्यूस करने के लिए मटेरियल का खर्चा कितना लगेगा, लेबर का टाइम कितना लगेगा, ठीक है, जो कि एक्चुअल बेसिस पे बुक करेंगे। ओवरहेड आर लिवाइड एट ए रेट इक्वल टू पर लेबर आवर, तो ओवरहेड को कैसे अप्लाई करना है, बोला है कि लेबर आवर बेसिस पे, ठीक है। जैसे वहां पर क्या बोला था ओवरहेड कैसे होगा, देखो कैसे बोला था डायरेक्ट वेजेस, तो वैसे किया यहाँ पर बोला है आवर बेसिस पे, लेबर के आवर बेसिस पे,
सेलिंग प्राइस जो है वो बोला है 8 पर पीस है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर पीस ऑफ ईच बैच ऑर्डर, ठीक है, एंड ओवरऑल पोजीशन ऑफ द ऑर्डर फॉर 1200 पीसेस। अच्छा, तो दो चीज निकालना है। एक तो 1200 पीसेस अगर ऑर्डर आता है तो हम लोग का क्या जो है प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं, कॉस्ट एंड प्रॉफिट क्या आएगा, दोनों चीजें निकालना है। और बोला है पर पीस का भी हमें निकाल के देना है, हर एक बैच का। तो नॉर्मली बैच का निकालते हैं, यहाँ बोला है बैच में जितने पीसेस हो रहे हैं वो एक एक पीस का भी निकाल के बताओ, ठीक है। तो वो भी बताना पड़ेगा जैसे क्वेश्चन मिला। तो यहाँ पर क्या क्या बोला है देखो, मंथ में, मंथ देखो क्या क्या बोला है, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, दिया है 6 मंथ्स देखो, यस मैम। ठीक है। बैच आउटपुट, पहले मंथ कितना बैच में प्रोडक्शन होगा 210, फिर यहाँ पर 200, 220, 180, 200, 220। मेटेरियल कॉस्ट बता दिया, इतना बैच के लिए कितना कितना खर्चा होने वाला है, ठीक है, ये बता दिया। और इतने बैच का लेबर खर्चा भी हम लोगों को बता दिया है, ठीक है। और ये बैच प्रोड्यूस करने में कितना लेबर आवर लगेगा वो भी बताया। अब लेबर आवर क्यों बताया है, क्योंकि हम लोग को ओवरहेड कैसे अप्लाई करना है, डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस पे, क्योंकि क्वेश्चन हमें यहाँ पर बोला था, ये देखो ओवरहेड जो है वो इक्वल टू पर लेबर आवर बेसिस पे जाना चाहिए, ठीक है। अब नीचे और एक इंफॉर्मेशन हम देखो, यहाँ पर फिर से 6 मंथ्स का एक डिटेल्स दिया है। ओवरहेड बोला है इतना 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 और लेबर आवर बोला है इतना, मतलब अगर इतना ओवरहेड का खर्चा होगा तो लेबर आवर कितना है, इतना, इतना ओवरहेड का इतना, ठीक है। ऐसे ये यूज करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं बोलो तो, बोल रहा है कि अगर पूरे जैन के मंथ में हम एक बताते हैं, एक का मतलब है बाकी सारे से इक्वल होता है। अगर मतलब है कि इससे जो रेट मिलेगा हमको, उस रेट से हमको ओवरहेड जो उस बैच में होगा उसको चार्ज करना पड़ेगा। जैन के मंथ में पूरा ओवरहेड का खर्चा कितना हुआ 12,000, और उस पे लेबर आवर कितना लगा 4,800, मतलब 4,800 लेबर ने काम किया, ओवरहेड इतना हुआ। तो अब हम लोग यहाँ पर ये निकाल सकते हैं कि 1 घंटा लेबर काम करने पे कितना ओवरहेड हुआ, तो डिवाइड करने से निकलेगा कितना हो जाएगा 0.25, ठीक है। तो 0.25 हम लोग का क्या हो गया, इसका मतलब 2.25 हो गया, मैम 2.5 ओ होगा, हाँ 48। 0.5, ये मैंने 3 जीरो गलती से लिखा है। 2.5 ये क्या हो गया, रुपीज इतना पर लेबर आवर, ठीक है, ओवरहेड। अब इसका मतलब जैन के मंथ में उस बैच के ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने में जितना भी लेबर आवर लगा है उस पे कितना मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ, जितना लेबर आवर लगा है उस पे ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आंसर मिलेगा, ठीक है। तो जैसा बोला है मैं उस तरीके से ही कैलकुलेट करना होता है, हमें बता दिया जाता है कि ओवरहेड को कैसे करके अप्लाई करना है। तो 240 इंटू कितना हो जाएगा 2.5, ये करने से आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों को प्रेजेंटेशन देखना है कि क्योंकि हम लोग को ना कॉस्ट भी पूछा है, प्रॉफिट भी पूछा है, पर पीस भी पूछा है, ईच बैच का पूछा है, ठीक है। चलो, ये ऊपर का जो डिटेल्स है ना ये हमारे कैलकुलेशन का कोई काम का नहीं है। अगर देखोगे तो यहाँ से लेके एटलीस्ट यहाँ तक तो ऐसे ही बोला है कि क्या क्या है नहीं है, ठीक है। मैम प्रेजेंटेशन में हम सिर्फ बैच से दिखा दें और आउटपुट 1200 सिर्फ नीचे डिस्कस मल्टीप्लाई करके दिखा दें, मतलब प्रेजेंटेशन तो रहेगा पर कितना सी जगह में कितना ही हटा देंगे क्वालिटी। 6 मंथ्स का तो दिखाना पड़ेगा, एक का थोड़ी ना दिखाना, ये तो बैच ही दिखाएंगे हम लोग। 6 मंथ्स का पूरा दिखाना पड़ेगा। और वो अलग से दिखाएंगे, जो ये 1200 बोल रहे हो वो अलग से दिखाएंगे, क्योंकि इसमें तो 1200 कवर नहीं हो रहा है ना। तो स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट, देखो क्या निकालने बोला है, कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर पीस ऑफ ईच बैच, हम वही लिख रहे हैं, पर पीस ऑफ ईच बैच ऑर्डर। मतलब हर एक बैच का हर एक पीस अभी निकालना है। हाँ वही तो क्वेश्चन बोला, प्रेजेंटेशन बड़ा हो। यहाँ पर क्या क्या लिखना पड़ेगा, बैच ऑर्डर तो 6 मंथ्स का कंसेक्यूटिवली है, तो जैन से स्टार्ट है तो वहीं से लिखेंगे, उसके बाद फेब, उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, और टोटल कॉलम कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है, तो टोटल। अच्छा,
सबसे पहला बात है हम लोग को निकालना क्या है, देखो कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर पीस ऑफ ईच बैच ऑर्डर। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख ले कि हम लोग का कितना एक बैच में कितना आउटपुट होता है वो लिखना पड़ेगा। ये देखो बैच आउटपुट मतलब ये क्या है, यूनिट है, ठीक है। मतलब जैन में जो बैच हो रहा है उसमें 210 आउटपुट होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बैच, हाँ बैच आउटपुट, ब्रैकेट में पीस लिख दो। वो पीस था, प्रोडक्ट जो था ना वो पीस बेसिस पे, ये देखो ऊपर इंफॉर्मेशन से पता चल रहा है कि 200 पीस का बात हो रहा है। तो यहाँ पर 210, 200, 220, 180। अच्छा उसके बाद 200, 220। एक बार टोटल कर लो तो कितना होगा? 1250। इसको हम एक बार क्लोज कर देते हैं, जहां पर जो जरूरत होगा उसके हिसाब से यूज करेंगे, ठीक है। ये हो गया, हम लोगों ने पहले लिख लिया बैच आउटपुट, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, प्रॉफिट। तो मुझे सेल्स चाहिए, ठीक है, सेल्स माइनस कॉस्ट। तो हम पहले सेल्स लिख सकते हैं या फिर कॉस्ट निकाल के उसे ब्लॉक करके फिर सेल्स के भी लेस कर सकते हैं। तो चाहो तो पहले सेल्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सेल्स वैल्यू लिख लेते हैं। तो सेल्स वैल्यू कितना आएगा, अब कितना करके बिकता है ये देखो, 8 पर पीस, ठीक है। तो ये सब पीस है 210 इंटू 8। तो ये कैसे निकाल रहे हैं, एट द रेट ऑफ 8 से मल्टीप्लाई करके, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो 8 इंटू 210 कितना हो जाएगा, 1680। फिर ये 1600 ये हो जाएगा 144 होता है और 0 1600 1760 और ये टोटल वाला 9840। तो ये हम लोग का क्या किया, सेल्स वैल्यू। हम लोग को अब इससे क्या लेस करना पड़ेगा, कॉस्ट। अगर हम लोग कॉस्ट लेस कर देंगे तो हम लोग को प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा तो कॉस्ट में हम लोग का क्या क्या है वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस्ट, कॉस्ट में हम लोग का क्या क्या है वो लिखेंगे। तो कॉस्ट में देखो सबसे दो ही है, मेटेरियल वेजेस और एक ओवरहेड, ठीक है। तो मेटेरियल ये तो देख देख के लिखना है, वेजेस भी देख देख के लिखना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर देख के ही लिखेंगे। डायरेक्ट मेटेरियल देखते हैं कितना है, 650, 640, 680, 650, 640, 680, 630, 700, 720, 630, 700 और 720। देखो कितना है। 4020। 4020 टोटल वाले में लिया। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस वो भी देख देख के लिखना है, दिया हुआ 120, 140, 150, 140, 150, 160। अच्छा 120, 140, 150 और उसके बाद फिर से 140 था, 150, 160 और बस इतना ही, 860, ठीक है। ये हो गया वेजेस। अब इसके बाद क्या लगेगा, ओवरहेड। तो ओवरहेड का वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। यहाँ पर तो सारी चीजों को हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि ओवरहेड का डायरेक्ट तो मैं बताया नहीं है, जो बेसिस है उस पे हमें निकाल के देखना पड़ेगा। तो इस पे इसके बाद ना पेज लगेगा, हम इतना पेज छोड़ेंगे क्योंकि देखो ओवरहेड ऐड करोगे टोटल कॉस्ट आएगा, फिर प्रॉफिट निकालोगे तो उसमें ये पूरा जगह मेरे हिसाब से लग जाएगा, ठीक है। तो तुम लोग उसके हिसाब से जगह रख दो, हम लोग यहाँ पर वर्किंग नोट करके देखते हैं। तो वर्किंग नोट में क्या निकालना पड़ेगा कि ओवरहेड का रेट कितना है, रिकवरी रेट कैसे निकलेगा। तो ओवरहेड को कैसे रिकवर करना है, तो ओवरहेड रिकवरी रेट क्वेश्चन हमेशा बताता है, ठीक है। तो हमें बोला है कैसे रिकवर करना है, लेबर आवर बेसिस पे। तो यहाँ पर क्या होगा, टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, लेबर आवर, इस बेसिस पे निकालना है, ठीक है। तो बहुत सारा मंथ दिया हुआ है तो अलग अलग निकलेगा सबका, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ठीक है। अब इसमें हम लोग कौन सा डेटा लिखेंगे, जो नीचे दिया हुआ था, तब ना रेट निकलेगा। टोटल ओवरहेड हम लोग को गिवन है, ये देखो ये वाला लिखना पड़ेगा, वो तो है वो। বলছিলাম ম্যাম ডাইরেক্ট মেটেরিয়াল আর ডাইরেক্ট ওয়েজেস মিলিয়ে টোটাল এটাকে ওভারহেডস বলে, ঠিক আছে?
না ডাইরেক্ট মেটেরিয়াল আর ডাইরেক্ট লেবার মিলিয়ে ওভারহেড হয় না, ডাইরেক্ট মেটেরিয়াল আর ডাইরেক্ট যে কোনো এক্সপেন্সেস কে মেলালে প্রাইম কস্ট বলে, ঠিক আছে। আর ওভারহেড মানে হচ্ছে ইনডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস, মানে যে এক্সপেন্সেস গুলোকে আমরা এক ইউনিট ফিনিশ গুডস এ আইডেন্টিফাই করতে পারবো না। মানে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে ওভারহেডের যে খরচা হয় না সেটাকে আমাকে কোনো বেসিসে বের করতে হয়। যেরকম যদি একটা সিম্পল এক্সাম্পল বলি, যে যেমন ধরো কোনো ফ্যাক্টরিতে কোনো সুপারভাইজার কে রাখা আছে, ঠিক আছে, আর কোনো লেবার, ধরো কোনো ফার্নিচার ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি আছে, ঠিক আছে, এবার ফার্নিচার যে বানায় তারা কার্পেন্টার, ঠিক আছে, তো কার্পেন্টারকে আমি এক একটা ফার্নিচারের জন্য যে টাকাটা দিচ্ছি ওরা আমাদের ডাইরেক্ট লেবার হবে, ঠিক আছে। কিন্তু আমি সুপারভাইজার, অ্যাকচুয়ালি কস্টিং এ সবাই লেবার, ঠিক আছে, তো সুপারভাইজারও আমার লেবার কিন্তু ও আমার ইনডাইরেক্ট লেবার, আর ইনডাইরেক্টটাকে কস্টিং এ বলছে আমাদের ওভারহেড, ঠিক আছে। ইনডাইরেক্ট লেবার এই কারণে, কারণ আমি একটা ধরো একটা চেয়ার দেখে এটা বলতে পারবো না কি ওতে সুপারভাইজারের খরচাটা কত লেগেছে, ঠিক আছে, তাহলে ওটা হয়ে গেল আমাদের ইনডাইরেক্ট খরচা, ঠিক আছে। ইনডাইরেক্টটাকে কস্টিং এ ওভারহেড বলে। তো ডাইরেক্ট গুলো সব মেলালে হয় আমাদের প্রাইম কস্ট, আর ইনডাইরেক্টের আলাদা আলাদা ভাগ হয়, ঠিক আছে, কিন্তু এখানে না ভাগগুলো দেয়নি, ওটা কস্ট শিটে আমাদেরকে বেশি করতে, এখানে ডাইরেক্ট শুধু ওভারহেড বলেছে। এবার ওইটাকে না আমাদেরকে কোনো একটা বেসিসে আইডেন্টিফাই করতে হয়, কারণ আমাকে তো এই চেয়ারের মধ্যে সুপারভাইজারের কস্টটাকেও অ্যাড করতে হবে, তাহলে আমি করবো কিভাবে? তো তার বেসিস আমাকে কোয়েশ্চেন বলে দেয়, আমি সেইভাবে করি। যে আমাকে বলেছে লেবার আওয়ার বেসিসে ওভারহেডটাকে রিকভার করতে, তো আমাকে ওইভাবে করতে হবে। বোঝা গেল একটুখানি? Okay. Okay. ঠিক আছে, আরো আরো একটু বুঝতে পারবে, আমি তোমাকে একটু ক্লাসগুলো দেবো তাহলে বুঝতে পারবে। মোটামুটি বুঝতে পারলে তো দুটোর মধ্যে একটুখানি ডিফারেন্স, যে মানে ডাইরেক্ট মেটেরিয়াল আবার মেটেরিয়ালও ওরকম হয়। যেমন ধরো যে কাঠটা লাগিয়ে চেয়ারটা তৈরি হচ্ছে ওটা ডাইরেক্ট মেটেরিয়াল, ঠিক আছে, কিন্তু ওই কাঠে ধরো ফেভিকল লাগানো হচ্ছে, তো ফেভিকল যেটা সেটা একটা চেয়ারে তো লাগছে না, অনেকগুলোতে লাগছে, তো এই ফেভিকলও মেটেরিয়াল কিন্তু ওটা ইনডাইরেক্ট, কারণ ওটা আমি ফেভিকলের খরচা চেয়ারটা দেখে বলতে পারি। Okay. ठीक है चलो, तो अब देखो ओवरहेड हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है। चलो डेटा लिख के आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। लेबर आवर हम लोग को लिखना पड़ेगा, लिखो लेबर आवर 4,800, 4,400, 5,000। ओ यहाँ पर थी ना? ओ ये लिखा ही नहीं, अच्छा सॉरी सॉरी, ये तो लिखा ही नहीं मैंने, हाँ लिखो 12,000, 12,000, 10,000, 560, 12,000, 10,000, 560, उसके बाद फिर से 12,000, 10, 5, 80, 13 और 12, 10, 5, 80, 13 और 12, ठीक है। और लेबर आवर, लेबर आवर जो है वो भी गिवन है, देखो 4,800, 4,400, 5,000, 4,800, 4,400, 5,000, 4,600, 5,000 और उसके बाद 4,800, ठीक है। तो ये ओवरहेड हम लोग को टोटल बता दिया और बोल भी दिया है कैसे रिकवर करना है। तो हम लोग निकालेंगे ओवरहेड रिकवरी रेट, रिकवरी रेट, ठीक है। वो कैसे निकलेगा? डिवाइड करके 12,000 डिवाइडेड बाय कितना करोगे? 4,800, देख लो कितना आएगा, वो तो निकाल ले था हम लोगों ने 2.5, 2.4, उसके बाद वाला 2.4, 2.3, 2.3, 2.64, 2.64, 2.5. 2.64 है, अच्छा मतलब क्या वो 64 उसके बाद और भी डिजिट आ रहा है? Exactly. तो मैंने उल्टा लिख दिया। अच्छा ये लगातार तो 2.4 था क्या? Yes, ma'am. 2.4. ठीक है, 2.5, 2.4, 2.4, फिर 2.3, अप्रैल वाला 2.3 और 2.64 और ये वाला 2.5. तो ये हम लोगों ने रिकवरी रेट निकाल लिया रुपीस पर आवर करके। अब इस रिकवरी रेट को हम लोग कहाँ पर यूज करेंगे? जो हम लोग का करेंट प्रोडक्शन हुआ है उस पे। ये तो पूरे मंथ का है, लेकिन पूरे मंथ में हम लोगों का जो है लेबर आवर इस बैच के लिए कितना लगा है वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बैच के लिए तो 240 है, तो यहीं पर निकाल ले, तो वहां डायरेक्ट लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं डायरेक्ट लेबर आवर फॉर दिस ऑर्डर,
ये जो ऑर्डर था इस पे डायरेक्ट लेबर आवर हम लोग का कितना कितना लगा है, देखो 240 280 280 240 280 फिर से 280 270 300 320 270 300 और 320, ठीक है। अब इस पे हम लोग जब ओवरहेड कैलकुलेट करेंगे तो ये रिकवरी रेट लगा के करेंगे, ठीक है। तो ओवरहेड हम लोग का इस ऑर्डर के लिए कितना आ जाएगा, ओवरहेड फॉर दिस ऑर्डर, ये जो 6 मंथ्स का ऑर्डर हम लोगों ने लिया है, तो 240 इंटू 2.5 600 280 इंटू 2.4 672 अच्छा 672 फिर से सेम ही होगा क्योंकि डेटा सेम है। 672 270 इंटू 2.3 621 300 इंटू 2.64 792 और 320 इंटू 2.5 800। अच्छा ठीक है, अब इसको वहां पर लिख देना है। यही तो हम लोगों का ऑर्डर का ही तो हम लोग वहां स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो कौन सा डेटा लिखोगे, ये 600 672 ये कैसे आया, रुपीस में आया है, ठीक है। तो देख देख के लिखो यहाँ पर 600 672 672 उसके बाद वाला 621 एक लिखो हाँ, और 792 वो गलत आया क्या, 792 नहीं ठीक है, 64 लिया हुआ है मैंने, पहले 6 लिया था इसलिए 792 और 800 792 और 800 टोटल कितना जाएगा, 4157 ये आ गया। अब इसको हम लोग कर लेंगे यहाँ पर टोटल टोटल कॉस्ट। ये टोटल कॉस्ट कैसे आ रहा है, पर बैच आ रहा है ना, यस मैम ठीक है। तो टोटल कॉस्ट पर बैच, क्योंकि हम लोग को बोला है स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर पीस ऑफ ईच बैच, तो पर पीस निकालेंगे पहले, पर बैच निकल जाएगा, तीनों ऐड करेंगे तो आ जाएगा टोटल कॉस्ट 650 प्लस 120 प्लस 600, तो 600 600 1200 1300 70 2 1452 145 1502 1502 1391 1391 1642 1642 यस मैम और 1680 1680, अब सब टोटल कर 9037 9037 अच्छा, ये आ गया टोटल कॉस्ट पर बैच। अब हम लोग को क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट पर पीस, जो क्वेश्चन का डिमांड है, बोलो कैसे निकालोगे। हाँ डिवाइड करना है, कितने से बोलो, मैम 1370 में 210 से हाँ क्योंकि एक एक बैच में कितना पीस बन रहा है, 210 200 ऐसे अलग अलग बन रहा है, तो ये एक बैच का है तो एक पीस का डिवाइडेड बाय 210 करने से आ जाएगा। अच्छा फिर इसको कैसे करोगे, 1452 डिवाइडेड बाय 200, फिर 1502 डिवाइडेड बाय 220 शायद 1391 फिर डिवाइडेड बाय 180 1642 divided by 200 1680 divided by 220 और 9037 divided by 1230, देखो कितना, पहला वाला 6.52 इसके बाद 7.26 हाँ 6.8 7.73 उसके बाद 8.21 अच्छा उसके बाद 7.64 7.64 और ये लास्ट वाला 7.35 35 अच्छा
ये आ गया टोटल कॉस्ट पर पीस। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, और भी कुछ निकालना है। क्या निकालना है? प्रॉफिट पर पीस भी निकालना है। तो पहले क्या निकालोगे? देखो, पर पीस निकालने के लिए पहले हम लोग को प्रॉफिट क्या निकालना पड़ेगा? पर बैच। यस मैम। पहले वो निकालेंगे तब ना निकलेगा प्रॉफिट पर बैच। ठीक है, तो हर एक बैच का प्रॉफिट कैसे निकालोगे? तो बैच का सेल कितना है? 1680। कॉस्ट कितना है? 1370। तो माइनस कर दो 1680 माइनस 1370। 310। 310। उसके बाद है हम लोग का 1600 माइनस 145 148 1760 माइनस 258। अच्छा, फिर 1440 माइनस 1391। फिर 1600 माइनस 1642 लॉस है। नेगेटिव ब्रैकेट में दिखा देंगे 42। अच्छा, और ये हो गया 1760 माइनस 1680। 80 हो रहा है। हाँ, 80 होगा। और ये 9840 माइनस 9037 803। ये हम लोग का प्रॉफिट पर बैच आ गया। अब हम लोग को निकालना है प्रॉफिट पर पीस। तो कैसे निकालोगे? 310 बाई 210। फिर 148 बाई 200। फिर इसमें 258 बाई 220। 149 बाई 180। 42 नेगेटिव बाई 200। और 80 बाई 220। हाँ, ये पहले लिखना पड़ेगा। 803 डिवाइडेड बाई 1230। देखो 1.48, 1.48 0.74, 0.74 1.17, 1.17 0.27, 0.27 negative 0.21. 0.21। Yes ma'am. 0.36, जीरो, ये तो पॉजिटिव है। 0.36 uh, 0.65, 0.65. या ठीक है। तो यहाँ पर ये सब कैसे आ रहा है? रुपीज में आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर पूरा हर बार रुपीज लिखने का तो जरूरत नहीं है, तो ऐसे करके लिख देना। ये रुपीज रुपीज थोड़ा ध्यान रखना है कि हम लोग लिख देंगे। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। और इसमें एक चीज कर सकते हो, हम लोगों ने इतना लिखा, अगर तुम लोग इसमें ए बी ऐसे करके नाम दे दोगे ना, तो फिर ये डिवाइड लिखने का जरूरत नहीं। जैसे मान लो ये जितने नंबर भी कॉलम पे आएगा, तो हम लोगों ने क्या किया? ये डिवाइडेड बाय ये किया है ना, तो हम लोग ये नंबर ऑफ कॉलम डिवाइडेड बाय इसमें ए लिख देंगे। फिर ये लिखने का जरूरत नहीं होगा, सिर्फ ये लिखने से ही हो जाएगा। तो वैसे करके करोगे तो ज्यादा बेटर होगा, एग्जाम टाइम में टाइम बचेगा। इसमें क्या है ना, बार बार लिखने से टाइम जाता है। तो ऐसे करके कर सकते हैं। अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये वाला क्वेश्चन। ये तो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर किया। फिर बोला था कि ओवरऑल प्रॉफिट बताओ कि अगर हम लोग 1200 पीसेस का ऑर्डर लेते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट बताने के लिए फिर से क्या करेंगे? सेल्स माइनस कॉस्ट। ठीक है, तो ये बीच में आ गया, चलो कोई बात नहीं, इसके नीचे ही करके देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ओवरऑल पोजीशन। ये दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, वो बीच में आ गया है मेरा कैलकुलेशन। ओवरऑल पोजीशन ऑफ द ऑर्डर फॉर 1200 पीसेस। पोजीशन का मतलब वही बेच के प्रॉफिट है क्या लॉस है। सेल्स वैल्यू कितना करके है? सेल्स वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं है, वही 8 रुपए करके है, तो कितना होगा? 9600।
लेस कर देंगे क्या, कॉस्ट फॉर 1200 यूनिट। अब बोलो ये कॉस्ट कौन सा लगाओगे। मैम जो टोटल कॉस्ट आया है जो कि 9037 है उसको 1230 से डिवाइड कर देंगे, 1230 से मल्टीप्लाई कर 1200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8817 अगर राउंड करें तो 8817। अच्छा, लेकिन 7.35 से मल्टीप्लाई करना है हाँ यहाँ यस 7.3 तो उससे उतना आ रहा है, उतना तो नहीं है। नहीं मैम सब दूसरा आ गया ये इसी से तो होगा ना। 7.3 8820 8820 हाँ अच्छा ठीक है। तो देखो हम लोग को कॉस्ट निकालना है 1200 का, तो ये क्या आया है, एक एक पीस का आया है ना। पॉइंट के बाद डिजिट फ्लैक्चुएट करे तो दिक्कत नहीं ना। ये तुम लोग जो निकाले थे ये राउंड में आया था कि इसके बाद कुछ और था। नहीं राउंड में लाया है। ठीक है कोई कुछ नहीं, तो जैसा आएगा वैसे ही करना है, जिसमें पूरा आएगा पूरा। तो देखो ये क्यों ले रहे हैं वो समझ लेते हैं। ये इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि ये क्या है, कॉस्ट पर पीस। ठीक है, तो ये जो 1200 है ये कौन से लॉट का है वो तो हमें नहीं बता रहा है ना, तो नॉर्मल 1200। तो हम लोग ये टोटल वाला कॉलम इसीलिए बनाए हैं, नहीं भी बनाते तो अभी बनाना पड़ता उसको। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1200 इंटू 7.35 आया है ना। तो देख लो कितना होता है, 8820 माइनस करके देख लो कितना है, 780 780। तो ये हम लोग का क्या आ गया, प्रॉफिट होगा। अगर हम लोग ये वाला ऑर्डर लेते हैं तो हम लोग का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। ठीक है, तो ये तो गया हम लोग का जो नॉर्मली वो स्टेटमेंट बना के जैसा करते हैं वैसे। ठीक है, अब देखो हम लोग यहाँ पर दूसरा एक पॉइंट पढ़ेंगे, बैच कॉस्टिंग से ही रिलेटेड है। इसको हम लोग बोलेंगे ईबीक्यू। ईबीक्यू का मतलब होता है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। जैसे मेटेरियल कॉस्टिंग में हम लोग पढ़ते हैं सेम तरीके का यहाँ पर भी कंसेप्ट है। इकोनॉमिक का मतलब होता है चीपेस्ट। ठीक है, और बैच का मतलब है कि लॉट्स, कितना लॉट्स में हम लोग मतलब प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्वांटिटी का मतलब हो गया क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड एट ए टाइम, प्रोड्यूस्ड एट ए टाइम। ठीक है, तो वहां भी जैसे हम लोगों ने फॉर्मूला समझा था यहाँ भी एक बार समझेंगे ताकि हम लोग का कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो एक्चुअली देखो जो हम लोग का इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी है, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि हमें वो बैच क्वांटिटी फाइंड आउट करना है जिसपे प्रोडक्शन करने पे हमारा खर्चा सबसे कम आए। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का हमेशा यही टारगेट रहता है कि उसका कॉस्ट क्या हो, हमेशा कम हो। ठीक है, तो इकोनॉमिक का मतलब ऐसा कुछ करना है ताकि चीपेस्ट हो। अब यहाँ पर जब भी हम लोग बैच कॉस्टिंग करने जाते हैं हमारा दो कॉस्ट जो है वो एप्लीकेबल होता है। एक होता है सेटिंग अप कॉस्ट और प्रोसेसिंग कॉस्ट भी बोलते हैं इसे। और दूसरा होता है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट या फिर हम लोग इसको बोलते हैं होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, देखो अब ये दोनों कॉस्ट क्या है, प्रोपोर्शन है आपस में या फिर इनवर्स है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर लोग सेटिंग कॉस्ट को कम करने जाए तो क्या हमारा कैरिंग कॉस्ट क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा। और कैरिंग कॉस्ट को कम करने जाएंगे तो सेटिंग कॉस्ट कम होगा, ज्यादा होगा, या एज इट इज रहेगा। मैम प्रोसेसिंग कॉस्ट में देखा जाए तो मेरा मटेरियल मैंने प्रोसेसिंग का ये सेटिंग अप वाला पार्ट है। ठीक है, मतलब प्रोसेस शुरू होने के पहले। सेटअप कॉस्ट अगर लगेगा तो मेरा ट्रेनिंग कॉस्ट मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर मेरा शिपिंग का कॉस्ट बढ़ेगा तो मेरा कैरिंग कॉस्ट भी बढ़ना चाहिए। मटेरियल तो पढ़े तुम लोग, ये वाला कैसे तो सेटिंग मैं अप तो कॉस्ट सेम है। सेम कैसे। अच्छा, सेटिंग अप कॉस्ट का मतलब क्या है, मुझे एक चीज बोलो, अगर किसी के पास कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या है ये तो पहले बताओ। कैरिंग कॉस्ट का मतलब है कि जैसे इन्वेंट्री जो रखा हुआ रहता है उसका कॉस्ट जो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको रखने का खर्चा। Yes. ठीक है, अच्छा अब मुझे एक चीज बोलो, अगर हम लोग
ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेंगे तो हम लोग का, हाँ कैसे होगा फिर, क्योंकि मेटेरियल अगर याद है तो मेटेरियल के साथ तो इसका कोई फर्क है नहीं, वहां मेटेरियल में 2 कॉस्ट लगता है, उसमें भी कैरिंग कॉस्ट होता है, उसपे सेटिंग अप कॉस्ट तो होता नहीं, क्योंकि वो तो प्रोसेसिंग है नहीं, उसमें ऑर्डरिंग। तो यहाँ पर सेटिंग अप कॉस्ट का मतलब ये हो गया, सिंपल सा बात है कि अगर हम लोगों का जो सेटअप है वो अगर छोटा सा है, मतलब अगर हम लोग एक बैच में मान लो 10 यूनिट ही प्रोड्यूस कर पा रहे, तो 10 यूनिट को रखने का खर्चा, मान लो हम लोगों ने ऐसे करके प्रोडक्शन जो है कैरिंग कॉस्ट लगाए, ठीक है। अब हम लोग जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे कैरिंग कॉस्ट क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो एक्चुअली क्या होगा, अगर ये बैच साइज पे डिपेंड करता है, अगर लार्ज बैच साइज है, ठीक है, तो बोलो मुझे सेटअप कॉस्ट क्या होगा और कैरिंग कॉस्ट क्या होगा। लार्ज बैच साइज का मतलब है कि एक बार में बहुत सारा चीज बन रहा है, ठीक है। मान लो इतना बड़ा कढ़ाई है कि बहुत सारा पूरी बन रहा है, ठीक है, तो फिर सेटअप कॉस्ट बोलो, अगर एक एक जगह पे बहुत सारा चीज एक साथ बना पर कम लगेगा, ठीक है, क्योंकि हम एक बार सेटअप करेंगे, मान लो हम सारे दिन में 1000 पीसेस पूरी बनाएंगे, ठीक है, तो अगर मेरा कढ़ाई बड़ा है तो हम मान लो एक बार में अगर 400 पीसेस कर सकते हैं या फिर 500 कर सकते हैं, तो 2 बार करेंगे हो जाएगा, ठीक है, 2 बार कढ़ाई चढ़ाएंगे मेरा काम खत्म, ठीक है। लेकिन मेरा कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, अब उतने सारे पीसेस को रखने का खर्चा मेरा क्या होगा, फिर मुझे बड़ा सा कंटेनर चाहिए होगा, तो कैरिंग कॉस्ट मेरा क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर मेरा बैच साइज जो है वो छोटा हो तो फिर क्या होगा, अगर मेरा कढ़ाई छोटा है, हम कम कम क्वांटिटी में तल तल के निकाल रहे हैं, ठीक है, तो फिर सेटअप कॉस्ट बढ़ेगा, क्योंकि बार बार मुझे क्या करना पड़ेगा, बार बार उसको रेडी करना पड़ेगा ना, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, हाइयर। लेकिन रखने का जगह मुझे छोटा होने से भी चलेगा, क्योंकि मेरा सेल होते जाएगा तो वो छोटे जगह पे भी रह जाएगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, लोअर। तो इसके साथ मेटेरियल का कोई फर्क नहीं है, ठीक है। ये समझने का मतलब ईओक्यू समझने के बराबर है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो हमें क्या करना है ना, इन दोनों कॉस्ट को बराबर करना है। ये वैसे एक दूसरे के ऑपोजिट बिहेव करते हैं, लेकिन हमें ऐसा कुछ करना है ताकि ये दो कॉस्ट बराबर हो जाए, तो तभी हम लोग इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर पाएंगे। मतलब हम लोग को कैरिंग कॉस्ट इक्वल टू क्या करना है, सेटअप कॉस्ट, ठीक है। अब वो कैसे पॉसिबल है, अब कैरिंग कॉस्ट का क्या फॉर्मूला है, जो ईओक्यू में था वही है, फिर भी हम बताते हैं। देखो यहाँ पर हाफ into quantity to be produced in one batch into carrying cost per unit per annum, बता देंगे। फिर लिखना है एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी to be produced in one batch into setup cost per batch, setup cost per batch। अच्छा, तो पहला बात ये है कि ये जो हम लोग निकालते हैं ना ईओक्यू या ईबीक्यू, नॉर्मली ये हम लोग ईयर वाइज निकालते हैं, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या निकालेंगे कि हमारा कैरिंग कॉस्ट, अब कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, चीजों को रखने का खर्चा। तो रखने का खर्चा हम लोग क्या निकालेंगे, पूरे साल भर का एक एक यूनिट का, ठीक है, पूरे साल भर का एक एक यूनिट का निकालना पड़ता है। मतलब हम लोग को ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना है, ठीक है। तो ये तो एक यूनिट का हो गया, ठीक है। अब टोटल यूनिट पे वो मुझे लगाना है, तो टोटल कितना यूनिट हम लोग कैरी करेंगे, जितना यूनिट हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रोड्यूस करने वाले, ठीक है। तो इसका मतलब अब ये हाफ क्यों लग रहा है वो भी बता देते हैं। क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड इन वन बैच, एक बैच में हमें ऐसी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है ताकि वो क्या हो, चीपेस्ट हो, ठीक है। उसको क्या नाम दिया गया है, ईबीक्यू। ये जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ईबीक्यू इनटू क्या हो जाएगा, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम।
अब ये हाफ क्यों होता है, देखो ये 1 यूनिट का है और ईबीक्यू का अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो पूरे टोटल यूनिट का निकल जाएगा एक बैच का। अब हाफ इसीलिए किया जाता है क्योंकि जो हम लोग मतलब कैरी करते हैं ना, तो वो पूरे साल भर का कैरिंग कॉस्ट फिर कैसे होता है, जैसे अगर किसी चीज को 12 मंथ्स कैरी करेंगे तो 12/12 होता है, 11 मंथ्स कैरी करते हैं तो 11/12 होता है, ड्यूरेशन जो बता रहे, फिर 10/12 होता है, फिर 9/12 होता है, लेकिन हर बार इस तरीके से कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए इसको कर दिया जाता है एवरेज। ठीक है, तो एवरेज का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय 2 पूरे कॉस्ट को, तो इसीलिए इसमें क्या लग जाता है, हाफ लग जाता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ये क्या है, सेटअप कॉस्ट। अब सेटअप कॉस्ट क्या होगा, एक बैच को सेटअप करने का जितना खर्चा होगा, तो ये तो हमारा फिक्स्ड है, सेटअप कॉस्ट पर बैच। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, एनुअल डिमांड, इसको हम लोग ए से डिनोट करेंगे, और क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड इन वन बैच, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईबीक्यू। अब एनुअल डिमांड के साथ ईबीक्यू डिवाइड करने से क्या निकलेगा, देखो एक्चुअली मान लो हम लोगों को चाहिए पूरे साल भर में 12,000 यूनिट का डिमांड है हमारा, ठीक है, कि हमें 12,000 पीसेस प्रोडक्शन करना है या यूनिट प्रोडक्शन करना है, और हम लोग एक बैच में कितना प्रोडक्शन करना चाहते हैं, मान लो एक बैच में हम लोग 1200 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 1200 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो इससे मुझे क्या पता चला, बोलो, पर 10 बैच। हाँ 10 बैच। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा कितना बैच में ये प्रोडक्शन डिमांड कंप्लीट होगा, एनुअल डिमांड 10 बैचेस में। अब 10 बैच को सेटअप करने का खर्चा एक बैच को जितना है, 10 बैच का इंटू 10 करेंगे तो वो मिल जाएगा, तो मुझे क्या मिल गया, सेटअप कॉस्ट फॉर माई एनुअल डिमांड एंड कैरिंग कॉस्ट फॉर माई एनुअल डिमांड। ठीक है, अच्छा अब इसको हम लोग जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वगैरह करके सॉल्व कर लेते हैं। देखो कैसे सॉल्व होगा, जैसे तुम लोग नॉर्मल मैथ्स में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कभी किए हो वैसे ही करना है। तो हाफ इंटू क्या हो जाएगा, ईबीक्यू का स्क्वायर इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इक्वल टू ए इंटू सेटअप कॉस्ट पर बैच। ठीक है, मुझे ईबीक्यू निकालना है, तो ईबीक्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाय इसके नीचे ये आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, EBQ is equal to ईबीक्यू स्क्वायर इक्वल, यहाँ पर है ये 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, 2 इंटू ए इंटू सेटअप कॉस्ट पर बैच, 2 इंटू ए सेटअप कॉस्ट पर बैच को हम एस से डिनोट कर देते हैं, और डिवाइड नीचे क्या लग जाएगा, carrying cost। हाँ कैरिंग कॉस्ट, तो हम उसको लिख देते हैं सिर्फ सी से। ठीक है, तो ईबीक्यू क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ 2AS/C, जहां पर ए का मतलब हम लोग को पता है एनुअल डिमांड, एस का मतलब क्या हो जाएगा, सेटअप कॉस्ट, और सी का मतलब हो जाएगा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ये याद रखना, इसीलिए हम ये फॉर्मूला बताते हैं, और कुछ नहीं, फॉर्मूला बताने का कोई जरूरत नहीं होता है, लेकिन ये बताने से याद रहेगा कि कैसे करके हम लोग को कैलकुलेट कर। अच्छा अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं। ये वाला देखो आसान है, बोल रहा है कि मंथली डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट 500 यूनिट, सेटिंग अप कॉस्ट पर बैच दे दिया है, मतलब एस मिल गया हम लोग को, क्योंकि एस फॉर क्या होता है, सेटिंग अप कॉस्ट पर बैच ही होता है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट, एक यूनिट को प्रोड्यूस करने का कॉस्ट बताया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ये बताया। अब इंटरेस्ट रेट, ये तो सेटअप कॉस्ट पता चल गया। ठीक है, ये मंथली डिमांड है। अच्छा मुझे ईओक्यू बोल रहे हैं, ईबीक्यू निकालने बोला है, तो ईबीक्यू निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे ऐसा फॉर्मूला चाहिए ना, 2 इंटू ए इंटू एस डिवाइडेड बाई सी, जिसमें 2 तो मेरा फिक्स्ड है, ए का मतलब होता है एनुअल डिमांड, लेकिन मेरे पास क्या है, मंथली डिमांड, तो मुझे उसको किस में ट्रांसफर करना, एनुअल में। ठीक है, नहीं तो आंसर नहीं आता है, क्योंकि ये फॉर्मूला सिर्फ एनुअल डिमांड पे ही एप्लीकेबल होता है, दूसरे किसी तरीके के डिमांड पे नहीं होता है। इनटू सेटअप कॉस्ट कितना हो जाएगा 60, क्योंकि वो तो पर बैच पे ही डिफाइन किया जाता है। और ये वाला बोलो, ये जो कैरिंग कॉस्ट है ये कितना आएगा, तो कैरिंग कॉस्ट किस पे लगता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे लगेगा क्योंकि पर यूनिट है। हाँ तो देखो कैरिंग कॉस्ट क्या होता है, जो हम लोग कैरी करेंगे प्रोडक्ट, तो उसको मैन्युफैक्चर किया 20, अब इस 20 रुपीज का एक यूनिट का जो प्रोडक्ट बना, इसको रखने का खर्चा मुझे निकालना है, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये मेरा
कैरिंग कॉस्ट है। अब ये कैरिंग कॉस्ट क्यों होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो, कैरिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि हम लोग जैसे मान लो हम लोगों ने लोन लिया, ठीक है, रेंट के लिए, ठीक है, या फिर मान लो हम लोगों ने बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट किया है वो लोन पे लिया है, तो उसका हमें क्या भरना पड़ेगा, इंटरेस्ट। तो वो मेरा क्या कॉस्ट हो जाएगा, ऑब्वियसली सेटिंग अप कॉस्ट तो होगा नहीं, तो वो मेरा क्या कॉस्ट हो गया, कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट जिसके बिना हम लोग जो है अपना बिजनेस को क्या नहीं कर सकते हैं, मतलब यूनिट्स को जो है कैरी नहीं कर सकते। अगर हम ये इन्वेस्टमेंट नहीं करते, लोन नहीं लेते, तो फिर हम कैसे बिजनेस को रन करते, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कैरिंग कॉस्ट का खर्चा। कैरिंग कॉस्ट और भी बहुत सारा होता है, जैसे मान लो सिक्योरिटी गार्ड रखे हैं गोडाउन के बाहर, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट का मतलब यहाँ पर डायरेक्टली वैसे कैरी करने के लिए खर्चा वो नहीं है, ठीक है, बिजनेस को पूरा मैनेज करने का खर्चा जो है। तो ईबीक्यू निकालना है हम लोग को, फॉर्मूला है 2AS/C, ठीक है। अब ये लिख लेना पड़ेगा एग्जाम में तुम लोग को। ए फॉर होता है एनुअल डिमांड, एस होता है सेटिंग अप कॉस्ट पर बैच, टी होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो ईबीक्यू हो जाएगा 2 इंटू एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड हाँ 500 इंटू 12, और सेटिंग अप कॉस्ट पर बैच चाहिए, वो गिवन है क्वेश्चन में डायरेक्टली, ये हो गया मेरा 60। अब कैरिंग कॉस्ट देखो मेरा हमेशा, देखो जैसे मेटेरियल जिन्होंने पढ़ा है, मेटेरियल में कैरिंग कॉस्ट किस पे लगता है, मेटेरियल कॉस्ट पे, ठीक है, जिस पे हम लोग खरीद के लेके आ रहे हैं। यहाँ पर क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, बैच का मतलब क्या, मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग पे लगेगा। 20 रुपए खर्चा करके तो बना लिए, अब इसको कैरी करने का खर्चा कितना है, 10% पर एनम। देखो हमें पर एनम चाहिए और पर एनम ही दिया हुआ है, अच्छा बात है। अगर नहीं होगा तो हमें पर एनम में फाइंड आउट करना पड़ेगा, और 20 भी पर यूनिट में दिया हुआ है, इसीलिए ये मल्टीप्लाई करने से ये सी सेटिस्फाई हो रहा है। अगर इसमें भी कुछ चेंजेस होता, मान लो ये मेरा 10% पर मंथ दिया हुआ रहता, तो मुझे इसको पर एनम में ट्रांसफर करना पड़ता। अब देख लो कितना हो रहा है, 3,60,000, मतलब ये पूरा डिवाइड करने के बाद कितना 600 हो जाएगा, यस मैम, 600 यूनिट्स। 600 यूनिट, ये हो गया मेरा ईबीक्यू। बस इतना ही पूछा था कि ईबीक्यू बता दो कितना, आगे आंसर ईबीक्यू कितना होगा। अच्छा चलो, और एक ईबीक्यू का क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या बोला है। बोला है कि मेसर्स केबीसी बियरिंग लिमिटेड इज कमिटेड टू सप्लाई 48,000 बियरिंग पर एनम, ठीक है। तो इन्होंने कमिटमेंट कर दिया है किसी को कि 48,000 यूनिट्स बियरिंग जो है ये सप्लाई कर देंगे पूरे साल भर में। किसको बोला है, टू मेसर्स केएमआर फैन ऑन ए स्टेडी डेली बेसिस, ठीक है। तो इनको वो मतलब इनको प्रॉमिस किया है। इट इज एस्टिमेटेड दैट इट कॉस्ट ₹1 एज इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पर बियरिंग पर मंथ, मतलब ये क्या दिया हुआ, कैरी कॉस्ट मैम, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, लेकिन यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट कैसे दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को इसको किस में एनम में कर, क्योंकि ये फॉर्मूला एनुअल डेटा पे ही वैलिड है, ठीक है। तो ऊपर एनुअल है तो नीचे भी एनुअल ही आएगा, तभी तो मैथमेटिकली कैलकुलेट होगा, अदरवाइज कैसे होगा। ऊपर एनुअल डिमांड है तो नीचे भी फॉर्मूला वाइज वही आना चाहिए। तो ₹1 देखो बताया है इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पर, मतलब एक एक बियरिंग को रखने का खर्चा कितना आता है, ₹1, एंड दैट द सेटअप कॉस्ट पर रन, पर रन मतलब पर सेटअप, ठीक है, हर सेटअप को एक एक रन बोल सकते हैं, ऑफ बियरिंग मैन्युफैक्चरिंग इज 3,200। तो ये मेरा डायरेक्टली एस मुझे मिल गया। डिटरमाइन करने बोला है ऑप्टिमम रन साइज, ऑप्टिमम का मतलब होता है कि बेस्ट यूटिलाइजेशन हम लोग करें ताकि हमारा खर्चा सबसे कम हो। ये तुम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो ना ऑप्टिमम वाला लैंग्वेज में, ठीक है। तो वही ऑप्टिमम का मतलब ही क्या हो गया, ईबी क्यू ऑफ बियरिंग मैन्युफैक्चरिंग। पहले ये बोला है, पहले ये निकालो उसके बाद सेकेंड वाला क्वेश्चन में। EBQ 2AS/C,
और अभी हम लिख नहीं रहे डिटेल्स में, तुम लोग जब एग्जाम में लिखोगे तो लिख लेना। 48,000 ये तो एनुअल दिया हुआ है, तो इसमें कुछ चेंजेस करने का जरूरत नहीं है। सेटिंग अप कॉस्ट भी हम लोग का दिया हुआ है 3,200, इसमें भी कुछ नहीं करना पड़ेगा। कैरिंग कॉस्ट में करना पड़ेगा, 1 रुपए करके बोला है, लेकिन ये बोला है हम लोग का कितना है, हाँ पर मंथ बोला है, तो इसमें कितना इंटू करेंगे, 12 मंथ। ठीक है, तो हम लोग का ईयरली कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो कितना है, टू 2 करोड़, ये डिवाइड करने के बाद 2,56,00,000। अच्छा, अब इसका रूट करके देखो कितना होता है। 5059 दिया तो 60 कर लेते। EBQ हो गया इतना, ठीक है, इतना बियरिंग्स, इसका यूनिट हो जाएगा इतना बियरिंग्स पर रन साइज। ठीक है, एक बार सेटअप करने से इतना बियरिंग हम लोग प्रोड्यूस करेंगे। ये इसमें हमारा EBQ होगा, मतलब चीपेस्ट होगा, यही वाला हम लोग का चीपेस्ट होगा। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, स्टेट व्हाट वुड बी द इंटरवल बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ऑप्टिमम रन, मतलब एक बैच होने के कितने गैप के बाद दूसरा बैच जो है वो निकलेगा। ठीक है, तो बोलो ये कैसे निकालो। मेटेरियल तो पढ़ा है, सभी ने पढ़ा है। यस मैम। मैम सबसे पहले हम लोग ये जितना यूनिट्स है ना EBQ, उससे हम लोग आज वाले मार्क्स को डिवाइड कर दें, ताकि पता चले कि एक साल में कितना हमको बैच ऑर्डर कर दें। ऑर्डर ऑर्डर मतलब कितना, जैसे यहाँ पर है ना, ये पूछा है कि 2 कंसेक्यूटिव रन्स के बीच में कितना गैप रहे। तो पहले पहले पता चलिए कितना बेयरिंग्स है, मतलब कितना बैच है, उसके बाद में उसके बीच में हम लोग निकालेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखो 2 कंसेक्यूटिव, मतलब ये क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक बैच हो गया, उसके कितने देर बाद दूसरा बैच होगा। जैसे क्लास चलता है, ये बैच हुआ, उसके इतने टाइम बाद दूसरा बैच होगा। ठीक है, तो वो हमें कैलकुलेट करना है, तो वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो यहाँ पर 365 डेज होना चाहिए। अगर हम लोग डेज में कैलकुलेट करेंगे, डिवाइडेड बाय कितना करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय हमें करना पड़ेगा जितना सारा बैचेस होगा। मतलब देखो सबसे पहले हम लोग को ये निकालना है, ये देखो, लिखो नंबर ऑफ ऑप्टिमम रन्स, ऐसे बोल सकते हो, मतलब कितने सारे बैचेस होंगे। ठीक है, तो अगर मुझे पूरे साल भर में 48,000 बियरिंग का ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, और हम एक बैच में इतना बियरिंग बनाते हैं, तो मेरा कितना सारा बैच का जरूरत होगा। नंबर ऑफ ऑप्टिमम रन्स का मतलब ही है नंबर ऑफ बैचेस, एक ही बात है, जो लिखना चाहो लिख सकते हो। कितना हो जाएगा, मैम 9.48 हो रहा है, जिसको 10 मानेंगे। 49 हो रहा है, यस मैम। 9.49 बैचेस या रन। ठीक है, तो इतने सारे बैचेस होंगे तब जाके ये डिमांड फुलफिल होगा। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है, मैम उसको 10 मानेंगे ना, क्योंकि इकोनॉमी वहां पर भी हम लोग उसको राउंड कर दे रहे थे। कर सकते हो, राउंड कर सकते हो, नहीं तो एकदम एंड में जाके भी राउंड कर सकते यस मैम। हो। इंटरवल या फिर गैप बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रन, ठीक है, तो 9.49 बैच हम लोग टोटल इतना बैच बनाएंगे। अब ये बैच इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने में है, तो ये ऑर्डर कितने टाइम में एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि एनुअल डिमांड है, तो पूरे एक साल में। तो 365 डेज बोलो या 12 मंथ्स बोलो, दोनों में से कोई भी एक तरीके से कर सकते हैं। तो अगर 365 डेज में हम लोग को इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना है, तो हर बार कितना, ये पूरा ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने में कितना सारा बैच है, इतना। तो 9.49 बैच से अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि कितने गैप में ये होगा। तो देखो कितना हो रहा है, मैम 36.5 डेज। 56, नो, ये तो दूसरा है। 365 9.49 38.46 डेज। 38.46 डेज। ठीक है, मैंने एक बार में यहाँ पर राउंड किया यहाँ पर किया। तो ये क्या हो गया, देखो हम लोगों ने यहाँ पर बोला कि कितना गैप, मतलब
एक बैच हुआ, फिर 38 डेज के बाद फिर दूसरा बैच, फिर 38 डेज के बाद तीसरा बैच, इस तरीके से चलेगा। ये हम लोगों ने कैसे निकाला, क्योंकि पूरे साल भर में हमें 48,000 का डिमांड फुलफिल करना है और एक एक बार में इतना यूनिट बनाएंगे, तो इतने सारे बैचेस में ये डिमांड फुलफिल होगा। इतने सारे बैचेस को हम लोग 365 डेज में कंप्लीट करने वाले हैं, तो पर बैच के बीच में कितना सारा गैप होगा। अब अगर ये डेज में आंसर देंगे, डेज अगर मंथ में दोगे तो 12 बाई करना है 9.49, लेकिन इसमें अगर पॉइंट में आ जाता है, शायद आ जाए। Yes, 9.49, 1.26 है। हाँ, तो ये जो है देखने में थोड़ा सा ये लगता है 1.26 मंथ्स, ये इससे ये ज्यादा समझ में आता है, तो उस हिसाब से तुम लोगों को देख के आंसर करना है। जब इस तरीके का मतलब फिगर जो है इस तरीके का आएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर ऐसे आ गया, मान लो 12/4 आए, तब कर सकते हो 3 मंथ्स के गैप में होगा, तब ठीक है। मंथली भी कर सकते हो, डेज भी कर सकते हो, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोला। वीकली भी कर सकते हो 52 वीक, लेकिन अगर क्वेश्चन हमें कुछ बोल देगा तो हमें वही फॉलो करना पड़ेगा, नहीं बोलेगा तो हम लोग कुछ भी कर सकते। वीकली भी आंसर दे सकते हैं और डेज में भी दे सकते हैं और मंथ में भी। फिर बोला है मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, तो मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट कौन सा है, यही तो मिनिमम है जिससे हम लोगों ने अभी फॉर्मूला निकाला, यही मिनिमम होल्डिंग कॉस्ट है। तो ये फॉर्मूला जो है इस पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट कितना हो, मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे, मिनिमम कब होता है, अगर हम लोग ईबीक्यू में प्रोडक्शन करते हैं तो हाफ इंटू ईबीक्यू इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एन, ठीक है। तो हाफ ईबीक्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया 5060, और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम है 1 × 12, तो ये कितना आ रहा है, 30,300। ये हो गया हम लोग का मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। और होल्डिंग कॉस्ट का मतलब ही क्या होता है, कैरिंग कॉस्ट। ये सीखने का मतलब यो क्यू जो है वो रिपीट होना है। अगर पहले से यो क्यू हम लोग कर चुके हैं और जिनका नहीं हुआ है वो भी यो क्यू करोगे तो सेम ही चीज आएगा, बस वहां पर सेटअप कॉस्ट नहीं होता। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, कंपनी हैज एन एनुअल डिमांड फ्रॉम ए सिंगल कस्टमर फॉर 50,000 लीटर ऑफ ए पेंट प्रोडक्ट, ठीक है। तो कंपनी को ऑर्डर मिला है पूरे साल भर का एक सिंगल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का, जो है 50,000 लीटर ऑफ पेंट प्रोडक्ट। द टोटल डिमांड कैन बी मेड अप of a range of color to be produced in a continuous production run, after which a setup of the machine will be required to be accommodate the color change। अच्छा बोल रहा है कि total demand can be made up of a range of color to be produced in a continuous production run, after which, अच्छा मतलब एक बार प्रोडक्शन हो जाएगा ये टोटल डिमांड, उसके बाद फिर से सेटअप करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे कलर का कुछ मतलब ये लोग कलर प्रोड्यूस करते हैं ना, तो एक कलर प्रोडक्शन होने के बाद फिर सेटअप करना पड़ेगा अगर हम लोग दूसरे किसी कलर का प्रोडक्शन करना चाहते हैं। ये इनका प्रोसेस बोला है। द टोटल आउटपुट ऑफ ईच कलर विल बी स्टोर्ड एंड देन डिलीवर्ड टू द कस्टमर। पहले वो प्रोडक्शन होके आता है, फिर उसको स्टोर किया जाता है, फिर उसको कस्टमर को डिलीवर किया जाता है as single load immediately before production of the next color commences। the setup cost बोल दिया है 100 पर setup, तो हमें क्या मिल गया S। the service is supplied by an outside company as required, बोल रहा है कि अगर the service is supplied by an outside company as required, अगर जरूरत पड़े तो कोई बाहर का कंपनी भी क्या कर सकता है, ये जो है हेल्प कर सकता है, ठीक है। सर्विस इज सप्लाइड। फिर बोल रहा है द होल्डिंग कॉस्ट का मतलब कैरिंग कॉस्ट आर इनकर्ड ऑन रेंटेड स्टोरेज स्पेस। देखो मैंने अभी बोला था ना, होल्डिंग कैरिंग का मतलब जैसे हम लोगों ने रेंट पे लिया है घर, ठीक है, रेंट पे शॉप लिया है, वहां पर कलर को स्टोर करके रखेंगे, तो होल्डिंग कॉस्ट बोल रहा है रेंटेड स्टोरेज स्पेस के लिए है, जिसका कॉस्ट कितना आ रहा है 50 पर स्क्वायर मीटर पर एनम, ठीक है। मतलब वो घर का रेंट बता रहे, वो जगह का रेंट। ईच स्क्वायर मीटर कैन होल्ड, कितना होल्ड कर सकता है 250 लीटर सुटेबली स्टैगर्ड, ठीक है। तो मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कैसे निकालोगे, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम फिर कैसे निकालेंगे। मैम एक स्क्वायर मीटर में 250 लीटर रखा जा सकता है, तो ₹5 होना चाहिए इसका मतलब ₹5 पर लीटर पर एनम।
₹5 पर लीटर पर एनम। पर नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। हमको लगता है 250 into 50, 12,500 पर 50 पर स्क्वायर मीटर पर एनम है, तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, तो ये पर यूनिट पर एनम तो दिया हुआ ही है हम लोग का, कितना 50, ठीक है। अब 1 स्क्वायर मीटर में इतना होल्ड कर सकते हैं ये बोला है, तो 50 हम लोग का क्या होगा, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर, तो यहाँ पर पर स्क्वायर मीटर बोला है, हाँ। ₹50 पर 250 लीटर पर एनम। हाँ मतलब इसको इनटू थोड़ी ना करना है, देखो Yes. कैसे निकालेंगे, 50 पर स्क्वायर मीटर पर एनम ईच स्क्वायर, अब 1 स्क्वायर मीटर में कितना लीटर जो है 250, तो फिर 50 स्क्वायर मीटर में कितना होगा, अगर एक में कितना जा रहा है 250, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर हाँ लेकिन ये ऐसे नहीं दिया है ना, देखो इसको ऐसे कैलकुलेट करना, देखो फिर से एक बार पढ़ते हैं क्या बोला है, 50 पर स्क्वायर मीटर पर एनम, लेकिन मुझे पर यूनिट का चाहिए, इनका प्रोडक्ट का यूनिट क्या है, लीटर, लीटर, ठीक Yes, है। तो मुझे लीटर। कैसे निकालना पड़ेगा, पर लीटर पर एनम। हाँ पर मुझे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम की जगह क्या लिखना चाहिए, सब्स्टिट्यूट करके कैरिंग कॉस्ट पर लीटर पर एनम, ये सही बनेगा। तो मुझे ये निकालना है ना, क्योंकि यूनिट मेरा इस बार क्या है, कलर तो लीटर में बोल रहे हैं ये लोग, तो पर लीटर पर एनम, तो इसको चेंज करके बोलो फिर क्या हो, एक स्क्वायर मीटर है, ऐसे मीटर कर सकते हैं। ये 50 मीटर जो है ये तो पर एनम का है, लेकिन 50 मीटर में कितना लीटर आ रहा है, मतलब ईच स्क्वायर मीटर मैं समझ गया। 250 लीटर, 0.2, हाँ देखो 0.2 मतलब 20 पैसे पर लीटर पर एनम एनम इसका होगा, कैरिंग कॉस्ट। हाँ क्योंकि देखो 1 स्क्वायर मीटर में कितना लीटर जो है होल्ड होता है 250 लीटर, ठीक है। तो 50 स्क्वायर मीटर में कितना जाता होगा, ये देखो 250 जो है उसमें ईच स्क्वायर मीटर, यस मैम। ठीक है। तो फिर 50 स्क्वायर मीटर में कितना होगा, डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम 50 स्क्वायर मीटर का निकालेंगे तभी ना मुझे पर यूनिट पर एनम का मिलेगा। यस मैम, मतलब यहाँ पर जैसे 250 लीटर 1 स्क्वायर मीटर में रखा जाता है, और 1 स्क्वायर मीटर में 50 रुपए लगता है, तो 250 लीटर रखने का हमको 50 रुपीज कॉस्ट पड़ रहा है। तो एक लीटर रखने का कितना पड़ेगा, 250 लीटर रखने का हम लोग को खर्चा कितना पड़ रहा है 50 रुपीज, क्योंकि देखो 250 लीटर को हम लोग कितने जगह पे रख सकते हैं, 1 स्क्वायर मीटर जगह पे, और 1 स्क्वायर मीटर का कैरिंग कॉस्ट कितना है 50, तो 250 लीटर के लिए 50, तो 1 के लिए कितना 50 बाई 250, तो 0.20 जितना आ रहा है 0.20 रुपीज, 0.20 पर लीटर पर एनम, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, यहाँ पर यूनिट हमारा किस पे है, लीटर पे है, तो उस बेसिस पे निकलेगा। अब यहाँ बोला है कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट पर ईयर वेयर बैचेस में रेंज फ्रॉम 4,000 टू 10,000 लीटर। अब ये क्वेश्चन काफी बड़ा है, देखो बोल रहा है हम लोग को क्या करना है, टोटल कॉस्ट निकालना है हर साल का, तो टोटल कॉस्ट में क्या क्या आएगा, कैरिंग कॉस्ट और सेटअप कॉस्ट, ठीक है, वो निकालना है, लेकिन कितने रेंज से कितने रेंज तक, 4,000 से लेके 10,000 लीटर तक, इन मल्टीपल ऑफ 1000 लीटर में मुझे निकालना है डेटा। तो पहला रेंज मेरा कितना आएगा, अगर मल्टीपल ऑफ 1000 है तो नेक्स्ट वाला कितना आना चाहिए 5,000, उसके बाद 6,000, फिर उसके बाद 7, 8, 9 अप टू 10 तक जाएगा। ये पूरे एक एक मतलब बैच का मुझे क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट, मतलब हर एक बैच का मुझे सेटअप कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट फिर उसका टोटल करना है, ठीक है। एंड हेंस चूज द प्रोडक्शन बैच साइज विच विल मिनिमाइज द कॉस्ट। अब बताना है ये सारे बैचेस में कौन सा मुझे मिनिमम कॉस्ट देगा, वो तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे तभी पता चलेगा। तो चलो पहले ये वाला देखते हैं। यहाँ पर पहले हम वो वर्किंग नोट बना लेते, क्योंकि मेरा यहाँ पर जगह दिख रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर वो जो होल्डिंग कॉस्ट हम लोगों ने निकाला ना वो लिख लेते हैं, होल्डिंग कॉस्ट पर लीटर पर एनम, तो यहाँ पर हो जाएगा ₹50 पर स्क्वायर मीटर पर एनम, ये दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय
250 लीटर पर स्क्वायर मीटर। तो ये आंसर आ रहा है 0.20 पर लीटर पर एन। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर इसमें कैसे कॉलम बनाना पड़ेगा, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट पर ईयर वेयर बैचेस में रेंज फ्रॉम, ऐसे ही बोला था, ठीक है, 4,000 टू 10,000, 4,000 to 10,000 लीटर एंड इन मल्टीपल ऑफ 1,000। मल्टीपल जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लिखने से ही होता है, मल्टीपल ऑफ 1,000 लीटर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको देख देख के हम लोग लिख लेंगे कि हम लोग इस बात का स्टेटमेंट बना रहे। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट पर ईयर निकालेंगे, क्वेश्चन ही बोला था वेयर बैच में रेंज फ्रॉम 4,000 से 10,000 लीटर, और एक एक जो बैच है वो मेरा मल्टीपल ऑफ 1,000 होना चाहिए। तो अब इसमें क्या कॉलम होना चाहिए, मेन तो 3 कॉलम होगा, एक तो बैच साइज और 2 हो जाएगा सेटअप कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं बैच साइज, या फिर प्रोडक्शन साइज भी चाहे तो लिख सकते हैं। तो कितना सारा होगा पहले वो लिख लेते हैं, लीटर में हो रहा है, ठीक है। बैच साइज ब्रैकेट में मैंने लीटर दे दिया, 4,000, थोड़ा जगह छोड़ छोड़ के लिखना है क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन लिखेंगे तो जगह चाहिए होगा, ठीक है। तो हम ये गैप रख रहे हैं, 5,000, 6,000, 7,000, 8, 9, 10, 8, 9 और 10,000। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे कोई भी एक कॉस्ट लिखो, सेटअप कॉस्ट लिख देते हैं, सेटअप कॉस्ट पर बैच आता है, ठीक है, सेटअप कॉस्ट पर बैच। क्या ये हमें क्वेश्चन में गिवन था, अगर देखोगे तो ये गिवन था, 100 पर सेटअप दिया हुआ, तो एट द रेट ऑफ कितना हो जाएगा 100 करके हमें कैलकुलेट करना है। सेटअप कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगा बोलो, सेटअप कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, एक बैच का 100 रुपए, तो मुझे ये निकालना पड़ेगा कि कितना सारा बैच होगा, ठीक है। तो अगर मुझे 4,000 जो है लीटर में बैच साइज रखना है, ये डिमांड मुझे पूरा करना है। एक सेकंड, इसको बैच साइज नहीं लिख के इसको क्या लिखना चाहिए, हाँ बैच ही है, ठीक है, 4,000। अब 4,000 एक बैच में जाएगा, मेरा एनुअल डिमांड कितना है 50,000, तो मुझे क्या करना है 50,000 डिवाइडेड बाय कितना करना है बैच साइज, ठीक है। ये हम यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं फिलहाल, ठीक है। बैच साइज यहाँ पर आ जाएगा, इनटू क्या करेंगे, ये करने से मुझे क्या मिलेगा, नंबर ऑफ बैचेस, इनटू क्या हो जाएगा ये 100, तब में मुझे आंसर आएगा हर एक केस में, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 50,000 डिवाइडेड बाय 4,000 इंटू 100। तो यहाँ तो परचेज प्राइस तो दिया हुआ नहीं, 50,000 लीटर्स को परचेज करने के तेरे पास क्या प्राइस है तुमको बताया नहीं, प्राइस तो नहीं चाहिए, नहीं बताया, परचेस कॉस्ट यहाँ पर नहीं है क्योंकि 50,000 परचेस थोड़ी ना करना है, वो तो प्रोड्यूस करना है। उस पे अगर प्राइस लगेगा तो सिर्फ मेटेरियल में, वो तो काफी सारा चीज लगेगा, ये तो बेस्ट साइज निकाल रहे हैं ना, वो मेटेरियल में 12, वही हम सोच रहे हैं मटेरियल पे ऐसा कुछ है ना जिसमें हम लोग इस तरह का उसमें तो परचेस होता है, ये यूनिट परचेस होता है, ये तो प्रोड्यूस्ड इंटू 100। तो इसमें कितना सारा बैच, 10 बैच ऐसा कुछ हो रहा है शायद, तो ये हो जाएगा 1,000। अच्छा, फिर 50,000 डिवाइडेड बाय 6,000 इंटू 100, 12 बैच होगा शायद, नहीं पता नहीं, देखिए 833, 8.3, हाँ, और उसमें 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 833 हो जाएगा। 50,000 डिवाइडेड बाय 7,000 इंटू 100, देखो कितना है, नहीं 625 नहीं, हाँ ठीक है ठीक है, 700 उसके बाद का 50,000 डिवाइडेड बाय 8,000 इंटू 10, 625, और 9,000 डिवाइड होगा उसके बाद 555,
6 कर देते हैं क्योंकि उसमें राउंड और इंटू 100 ये वाला हो जाएगा 500। तो एक चीज देखो देखने वाला है कि कॉस्ट देखो, सेटिंग अप कॉस्ट धीरे धीरे कम होते जा रहा है। क्यों बता सकते हो? सेटअप जितना कम करना पड़ेगा उतना सेटिंग अप कॉस्ट कम होगा। अब देखो यहाँ पर ये पहला और आखिरी देखो, पहले बार में ये जो डिवाइड किया तो नंबर ऑफ बैचेस आया, कितना आया था इसमें? 12.5 आया होगा, ठीक है। मतलब 12.5 टाइम्स हमें बैच रेडी करना पड़ेगा, मतलब कम से कम 13 बैच है 12.5 का मतलब। और यहाँ पर देखो कितना बैच हो रहा है, 5 बैच। तो बैच जितना कम होगा मेरा खर्चा उतना कम होगा सेटअप करने का। बार बार अगर हम 5 बैच का सेटअप का खर्चा और 12 बैच का सेटअप का खर्चा तो फर्क तो होगा, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे होल्डिंग या फिर कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। उसको कैसे निकालते हैं वो भी लिखना है। तो होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, उसको हम लोग कैसे निकालते हैं? हाफ एवरेज करना पड़ता है इनटू क्या हो जाएगा, ईबीक्यू या फिर बैच साइज, ठीक है। यहाँ पर बैच साइज लिखेंगे, पता नहीं ये ईबीक्यू है भी कि नहीं। ईबीक्यू तो हम लोग खुद निकालेंगे, इसमें से जो सबसे कम वाला होगा वही ईबीक्यू वाला होगा, क्योंकि बैच साइज को ही तो ईबीक्यू बोलते हैं। उस बैच साइज को ईबीक्यू बोलेंगे जो हमें कम खर्चे में करके देगा, सबसे कम खर्चे। इनटू क्या हो जाएगा, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, वो हम लोगों ने निकाला है, कितना था 0.20। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे फिर, हाफ इंटू बैच साइज जो है 4000 इंटू 0.4। तो ये हो गया 400। इसका कॉस्ट आगे का क्या होगा बोलो तो, कम होगा कि ज्यादा होगा? मैम ज्यादा हो। उल्टा होगा ना इसका, Yes. ठीक है। ये अगर नीचे कम हो रहा है तो वो ऊपर के नीचे जाएगा तो ज्यादा होगा, ठीक है। क्यों ज्यादा होगा? बिकॉज बैच साइज जो है, कैरिंग बैच साइज मेरा जितना बढ़ रहा है तो कैरिंग कॉस्ट उतना बढ़ जाएगा, देखना पड़ेगा। सब में तो 10 पैसा हो जाएगा, 0.20/2 ये तो फिक्स्ड है। 10 पैसा इंटू बैच क्वांटिटी। हाँ मतलब 5000, मतलब कितना आ जाएगा, ये 500 आ जाएगा, ये 600 आ जाएगा, ये 700 आ जाएगा, बिना कैलकुलेटर के भी हो जाएगा। यस। हाफ इंटू 8000 इंटू 0.20, ये 800 आ जाएगा। हाफ इंटू 9000 इंटू 0.20 तो ये हो जाएगा 900। हाफ इंटू 10,000 इंटू 0.20 तो ये हम लोग का हो जाएगा 1000। नहीं कितना होगा, हाँ 1000। अब क्या निकालेंगे, टोटल कॉस्ट, क्योंकि ये तो सेपरेट सेपरेट हुआ ना, हम लोग को तो टोटल कॉस्ट ही निकालने बोला। तो टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में क्या क्या टोटल करना है, वही सेटअप कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। तो 1250 प्लस 400 1650 1500 1433 1414 1425 145,000 56 मैंने किया था तो 56 लिख देते। और ये 1500। अब यहाँ पर हम लोग जैसे वहां पर मटेरियल कॉस्टिंग में वहां पर हम लोग राउंड फिगर किए थे ऑर्डर्स को, मतलब जैसे अगर 10.1 ऑर्डर होता है उसको 11 मान लेते हैं। 10.1 होने से तो 11 नहीं होगा, वहाँ ऑर्डर में तो ऐसे ही किए थे। कौन से क्वेश्चन? 10 ईओक्यू जब निकाल रहे थे तब 0.5 होगा तब ना राउंड होगा। तो मैम वो जैसे तब करते हैं जब कंसेक्यूटिव निकालने के लिए अगर मेरा पॉइंट में आ जा रहा है, उसको अगर हम लोग चेंज करते हैं तो नहीं आएगा। कौन से वाले में किया था मुझे तो याद नहीं आ रहा, मैम कॉपी तो लाइन है वहां से बता दो बुक से। वो भी मॉड्यूल। अच्छा मैम मतलब बेसिकली क्वेश्चन मतलब ऐसा हुआ था, जैसे मेरा रिक्वायरमेंट था 10,000 का, तो उसमें हम लोग का जो ईओक्यू आया वो कुछ ऐसा नंबर आया जो उसको एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर रहा था। हाँ तो उस वजह से किया होगा कि राउंड में आंसर लाने के लिए। हाँ जहाँ जरूरत होगा कर सकते हैं, ठीक है। एक बार दिखाओगे नेक्स्ट दिन तो हम बता देंगे क्यों किया। यस। यहाँ पर डिवाइड करने से कितना आ रहा है मेरा, यह सिंपल मैथ्स का ही। 5.55
हाँ तो 9000, ठीक है, तो 5.55, तो हम इसको 6 कर सकते हैं। क्योंकि 5 मैम 5.55 का मतलब है कि 5 बैच में तो 50,000 तो नहीं आएगा। हाँ तभी तो 6 किया है, तभी तो 556 आया। अगर हम इसको 5.56 मानते हैं तभी तो 100, अब दो दो डिजिट लिया ना मैंने, हाँ यस तो मैथ्स का नॉर्मल रूल्स 5.56 इंटू 100, तभी तो 556। अब इसमें बोलो सबसे सस्ता कौन दे रहा है, ये वाला। 7 अच्छा, तो ये सबसे सस्ता दे रहा है, ये पूछा था हम लोग को, तो ये लिख देना है। तो लिखेंगे मिनिमम टोटल कॉस्ट इज 1414 फॉर द बैच साइज दिस वन, ठीक है। तो द मिनिमम टोटल कॉस्ट इज, ये सिर्फ हमें देख के ही बताना है, देखने से ही हम लोग समझ जाएंगे सबसे कम कौन सा है। दैट इज 7000, ये देखो इसका बैच साइज था 7000 लीटर पर बैच। अगर हम लोग 7000 लीटर पर बैच में प्रोडक्शन करेंगे तो हमारा सबसे सस्ता होगा, ठीक है। ये आंसर देने के लिए बोला था, हो गया। अच्छा, अब इसके बाद देखो क्या बोला है सेकेंड, यूज द, बेसिकली हम ये बोलना चाहते हैं कि बैच तो मेरा डेसिमल में ही ना हो सकता, हम डेसिमल में बैच का ऑर्डर नहीं कर सकते। लेकिन पॉइंट में आएगा तो कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो पॉइंट पूरा कैसे हटा दोगे। उस केस में हम लोग वही पूरा पॉइंट को ही एक मान लिए। वहां पर सिर्फ बैच साइज निकाल रहे थे, यहाँ पर रुपीज निकाल रहे। मैम उसमें भी थोड़ी करते हैं, मतलब उसमें भी राउंड किया होगा। मतलब पूरा राउंड करके उसको 1 माने और फिर उसको फिर ऑड नंबर ऑफ ऑर्डर मतलब जैसे पर ऑर्डर से मल्टीप्लाई किया। ये वाला बोल रहे हो, हाँ तो वो उसमें इसमें मल्टीपल अब 1000 बोल दिया है तो उतना। नहीं मैम, जैसे यहाँ पर अभी हम जैसे डिवाइड करके 5.55 आया ना, हम्म, तो उस केस में 5 पॉइंट कुछ और आया होगा, तो उसको हम एग्जैक्टली 5.55 को देखो 6 मान लेंगे पूरा। 5.5 आएगा तो उसको हम लोग 6 मान सकते हैं, हाँ वैसे भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हैं। यस ऐसे भी कर सकते हैं अगर 5 पॉइंट, देखो यहाँ पर 5.5 आया, अगर तुम लोग बोलोगे उसको 6 ले लेंगे तो यहाँ पर अलग आएगा, लेकिन फिर भी आंसर यही वाला मिनिमम आएगा। हो सकता है टोटल में चेंजेस हो जाएगा, अगर तुम लोग 6 कर दोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। अगर बोलोगे कि हम लोग जैसे जहाँ पॉइंट आ रहा है कि हम लोग बैच साइज जो है वो तो पॉइंट में नहीं होता है, तो हम लोग वैसा नहीं लेना चाहते तो भी कर सकते, कोई इश्यू नहीं, ठीक है। तो पूरा राउंड कर दोगे तो हो जाएगा। हाँ वही तो 5.55 को 6 ले सकते हैं, तो भी आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई वैरी नहीं करेगा, मिनिमम वही 7000 लीटर ही निकल के आएगा चाहे जैसा भी डेटा हो। फिर बोला यूज द इकोनॉमिक बैच साइज फॉर्मूला टू कैलकुलेट द बैच साइज विच विल मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो अब हमें क्या निकाल के देना है, ईबीक्यू, ठीक है। तो ईबीक्यू क्या होगा, 2AS इंटू सी, सॉरी डिवाइडेड बाई सी। एनुअल डिमांड कितना था, 50,000, सेटिंग अप कॉस्ट 100, कैरिंग कॉस्ट 0.20, तो देखो कितना है, भाई 7000, 7,071। उसी के आसपास आना चाहिए, क्योंकि वहां पर भी तो वो मुझे मिनिमम दिख रहा है ना, तो मतलब अगर एग्जैक्ट देखे तो और भी 71 लीटर अगर बना लेंगे तो एग्जैक्टली हमारा क्या होगा, और भी ईबीक्यू के आसपास हो जाएगा। और इसमें हम लोगों ने देखा तो ये 7000 आ रहा है, तो उसके आसपास ही आ गया, देखो आसपास ही आना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पर भी तो हमारा रेंज उतना ही जा रहा है, तो वो भी तो 50,000 के लिए था, सारे डेटा तो इक्वल है, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो 7000 में मिनिमम दे रहा है, लेकिन 7071 करोगे तो और भी मिनिमम में मिलेगा, इसका मतलब यही हुआ। तो हमें बस ये निकालने के लिए बोला था। इसके बाद क्वेश्चन 1 हम लोग कर चुके थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोला है, बोल रहा है कि रियो लिमिटेड अंडरटेक टू सप्लाई 1000 यूनिट्स ऑफ कंपोनेंट पर मंथ फॉर द मंथ ऑफ जैन फेब मार्च, 3 मंथ्स में इन्होंने कितना सप्लाई करने का बोला है, 1000 यूनिट्स, ठीक है, पर मंथ। अच्छा, every month a batch order is opened against which material and labor cost are booked at actual, बोल रहा है कि हर मंथ एक बैच ऑर्डर हम लोग ले रहे हैं और उसके अगेंस्ट में जो मेटेरियल लेबर का खर्चा हो रहा है उसको भी बुक कर रहे हैं कि ये बैच को कंप्लीट करने का कितना खर्चा आ रहा है। ओवरहेड को कैसे लगाना है, लेबर आवर पे बता दिया है एकदम, आज जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया वैसे। सेलिंग प्राइसेस कितना बोला है, 15 पर यूनिट, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ ईच बैच ऑर्डर एंड द ओवरऑल पोजीशन, मतलब सेम क्वेश्चन है,
तो तुम लोग खुद से बनाओ, चलो फटाफट। यहाँ पर देखते हैं क्या डेटा दिया है। 3 मंथ्स का दिया है, ये जल्दी होगा क्योंकि वहां 6 महीने का था। और यहाँ पर वही देखो लेबर दे दिया है पूरे मंथ का, और पूरे मंथ का लेबर आवर। इससे हमें क्या मिलेगा, ओवरहेड रेट। ठीक है, ये क्यों निकालेंगे, क्योंकि इसी रेट पे हमें क्या करना है, ओवरहेड रिकवरी लगा के देना है। ठीक है, अच्छा तो चलो इसका स्टेटमेंट हम लोग क्या लिखेंगे, लिखो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड, क्या निकालने बोला है, प्रॉफिट पर यूनिट। प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ ईच बैच। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट लिख दिया है तो बात नहीं, चलो प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ ईच बैच। तो 3 मंथ्स का बैच है, जैन फेब और मार्च, इसमें टोटल कर लेंगे क्योंकि एक ओवरऑल भी पूछा है ना, तो वहां पर काम आएगा उस क्वेश्चन के तरह। अच्छा सबसे पहले यहाँ पर ना हम ABC करके लिख लेंगे ताकि हमें बार बार वो डिवाइड करके लिखने का जरूरत ना हो या फिर माइनस करने का जरूरत ना हो। बैच आउटपुट यूनिट में है, ठीक है। तो देखो बैच आउटपुट कितना कितना है, 1250, 1500 और 1000। 1250, 1500 और 1000 टोटल करने से 3750 होगा। ठीक है, अच्छा अब इसको कवर कर लेते हैं। फिर पॉइंट बी, सेल्स वैल्यू, क्योंकि प्रॉफिट निकालना है तो सेल्स वैल्यू निकाल लेंगे। सेल्स वैल्यू हमें बताया था 15 रुपए पर यूनिट करके बिकेगा। तो 1250 मतलब मुझे क्या करना है, A इंटू बी करना है, मैंने यहाँ पर लिख दिया तो फिर और क्रॉस करके नहीं दिखाना पड़ेगा, यहाँ मल्टीप्लाई करके। पहला 18750, फिर 1515 225 होता है, 225 और 2 जीरो मतलब 22,500, और ये हो गया 15,000, और ये लास्ट वाला 56,250। ये हम लोग का सेल्स निकल गया, इसको भी कवर कर लेते हैं। इसके बाद पॉइंट सी दे देते हैं, कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट में जो भी आ रहा है, तो सबसे पहले देखो मेटेरियल गिवन है, देख देख के लिखना है, मेटेरियल कॉस्ट लेबर कॉस्ट। हम ऐसे लिख देते हैं मेटेरियल कॉस्ट। मेटेरियल कॉस्ट है हम लोगों का 6250 9000 5000, 6250 9000 और 5000, 9 और 5000 14 होता है, 14 और 6 हो गया 20,250। ठीक है, अच्छा इसके बाद लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट भी देख देख के लिखेंगे, 2500 मतलब 2500, 3000, 2000, 2500, 3000, 2000, तो 3 और 2 5 और 2 7,000, 7,500। और इसके बाद क्या लगाएंगे, ओवरहेड। ठीक है, इसका बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट। ठीक है, और ये कैलकुलेट करने से क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट, इसको हम डी नाम दे देंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। फिर हम लोग को प्रॉफिट निकालना है, तो इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, प्रॉफिट पहले निकालेंगे। हाँ प्रॉफिट पर बैच एक ही बार में निकल जाएगा, कैसे करके, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एक एक बैच का क्या माइनस करना पड़ेगा, सेल्स माइनस कॉस्ट, मतलब बी माइनस सी। बी माइनस सी करेंगे तो आंसर मिल जाएगा प्रॉफिट पर बैच। उसके बाद मुझे निकालना पड़ेगा प्रॉफिट पर यूनिट, ये बोला है ना, प्रॉफिट पर यूनिट। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ई से डिवाइड करना पड़ेगा किसको, जितना यूनिट है मतलब ए को। ठीक है, ये लिख लिया मैंने। और उसके बाद कॉस्ट पर यूनिट अगर निकालना चाहे वो भी निकाल सकते। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे, डी डिवाइडेड बाय ए। डी डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, मैंने लिख दिया अभी। चलो अब कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले वर्किंग नोट 1 के लिए डेटा, तो वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे ओवरहेड रिकवरी रेट, जो कि हमें क्वेश्चन में बताया है कैसे निकालना, टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर आवर। ठीक है, तो टोटल ओवरहेड और डायरेक्ट लेबर आवर, ठीक है, देखते हैं यहाँ पर दिया हुआ, इसके बेसिस पे निकालेंगे। 3 मंथ्स का लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला फॉलो करके होगा, जैन फेब और मार्च।
तो यहाँ पर ओवरहेड रिकवरी रेट एक ही बार में लिख दे, ओवरहेड रिकवरी रेट, तो बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। तो टोटल ओवरहेड है हम लोग का कितना, हाँ 12,000, 9,000 और 15,000, डिवाइड कर दो। फोर थाउजेंड 4,500, 5,000, 4,000, 4,500 और 5,000। देखो कितना, 3, अच्छा 3, उसके बाद 2, फिर 3। अच्छा अब हम लोग जो यहाँ पर लेबर आवर लगा है उसके बेसिस पे निकालेंगे, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर कितना कितना लगा, यहाँ लेकिन लेबर आवर नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लेबर कॉस्ट। यहाँ पर क्वेश्चन ये इस जगह पे थोड़ा अलग है, मुझे क्या निकालना पड़ेगा, लेबर आवर। कैसे निकालेंगे बोलो, अगर मेरा इतना खर्चा हुआ है, ठीक है, कैसे करके निकालेंगे। मैम यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, लेबर इज पेड एट द रेट ऑफ ₹2 पर आवर। अच्छा वो नहीं पढ़ा। इसका मतलब ये है कि जो लेबर कॉस्ट दिया हुआ है हाँ। वो into 2 है। हाँ मतलब डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो लेबर आवर निकल जाएगा। हाँ ये देखो यहाँ पर ये वाला मैंने नहीं पढ़ा, ये पॉइंट ऑमिट हो गया। लेबर को हम लोग 2 रुपए करके पे करते हैं, ठीक है। तो अब देखो लेबर आवर हम लोग कैसे निकालेंगे, लेबर कॉस्ट है हम लोग का जैन के मंथ का इस बैच के लिए 2,500 और हम लोग इनको पेमेंट करें ₹2 पर आवर करके, ठीक है। तो कितने घंटा काम किया होगा, 1250 आवर। अच्छा फिर नेक्स्ट जो लेबर है उनको हम लोग कितना पेमेंट किए हैं, 3,000 और 2,000। इन इस मंथ का 3,000, इस मंथ का 2,000 और सभी को 2 रुपए करके ही पेमेंट गया। तो कितना कितना घंटा काम हुआ होगा, ये तो 1,500 आवर्स आ रहा है और ये 1,000 आवर्स आ रहा है, ठीक है। अब इस पे ओवरहेड लगा देते हैं, ठीक है। तो ओवरहेड कितना हो जाएगा, ओवरहेड हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, हाँ 1250 इंटू 3,750 और 1,500 इंटू 2, 3,000 और ये 1,000 इंटू 2, नहीं 3, हाँ तो ये हो जाएगा 3,000, ठीक है। तो 3,750, 3,000 और 3,000। इसमें क्वेश्चन एक ट्विस्ट था इस क्वेश्चन में, क्योंकि उसमें नहीं था, हमें लेबर कॉस्ट दिया था, डायरेक्ट लेबर आवर नहीं दिया था, ठीक है। तो अब इसको पुट करना है, कौन सा वैल्यू पुट करेंगे, ये वाला 3,750, 3,000 और 3,000, 3,750, 3,000 और 3,000, तो 333, 9,750 टोटल करें, टोटल कॉस्ट निकाल। 3 3 6 6 और 9 हो गया 15, 3 + 2 5, 10,000, 10 और 10 20 30 37,500। अच्छा ये बन गया टोटल कॉस्ट। अब हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट पर बैच। तो प्रॉफिट निकालने के लिए सेल्स माइनस कॉस्ट, मतलब 18,750 माइनस 12,500। उसके बाद 7,500। अच्छा बी माइनस डी लिखना चाहिए, मैंने ना गलत लिखा हुआ है, तुम लोगों ने तो सही लिखा है तो ठीक है, बी माइनस डी है। उसके बाद 7,500, 5,000 उसके बाद और टोटल 18,750। ये हो गया प्रॉफिट पर बैच। और प्रॉफिट पर यूनिट अगर निकालना है तो ये हो गया प्रॉफिट का अमाउंट डिवाइडेड बाय जितना यूनिट करके था, मतलब 1250, मतलब ए डिवाइड होगा, तो 6,250 डिवाइडेड बाय 1250, 5। अच्छा फिर 7,500 डिवाइडेड बाय 1,500, 5 होगा, और 5,000 और 1,000 ये भी 5 होगा। इसमें टोटल नहीं लिख, इसमें डिवाइड करोगे तो आ जाएगा, अगर निकालना चाहते हो तो टोटल पे डिवाइड करना है। 56 टू नहीं 3,750, 18,750 डिवाइडेड बाय 3,750, ये भी 5 आ रहा है। ये हो गया प्रॉफिट पर यूनिट, ठीक है। फिर हम लोग को निकालना है कॉस्ट पर यूनिट। अगर निकालना है तो कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट पर यूनिट ये हो गया, हाँ
कितना आएगा? डी बाई ए करना है। 12,500 डिवाइडेड बाई 1250 मतलब 10। हाँ, क्योंकि ये टोटल हम लोग का क्या है, कॉस्ट है, और डिवाइडेड बाय यूनिट। हाँ, सभी में 10 आएगा ना। यस मैम, क्योंकि मैम सेलिंग प्राइस 50 रुपीस है, प्रॉफिट 5 रुपया है, इन सब में 10 रुपया 10 रुपया हो जाएगा। ये भी लास्ट वाला भी 10 आ रहा है, ये कंप्लीट हुआ। लेकिन अब हम लोग को वो ओवरऑल पोजीशन निकालना है। बीच में फिर वर्किंग, ठीक है, चलो यहीं पर निकालना। ओवरऑल पोजीशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ, कितना बोला था, 3000 यूनिट। ठीक है, अगर हम लोग 3000 यूनिट का ऑर्डर लेते हैं तो क्या पोजीशन आएगा? पोजीशन का मतलब प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? तो सेल्स वैल्यू 3000 इंटू 15 45,000 लेस कॉस्ट। टोटल कॉस्ट या कॉस्ट 10 रुपए का। यस मैम, 50,000 50,000 15,000 प्रॉफिट। 15,000 प्रॉफिट होगा। तो अगर हम लोग ये ऑर्डर लेते हैं तो प्रॉफिटेबल सिचुएशन आएगा। ठीक है, अच्छा 3 4, बस ये 2 क्वेश्चन बाकी है, 3 और 4। ठीक है, तो ये हम तुम लोग को होमवर्क देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, मुझे नहीं पता बैच का है कि क्या है, बैच कॉस्टिंग ही होगा। ठीक है, ईबीक्यू निकालना पड़ेगा और एक क्वेश्चन है। तो ये कंप्लीट करके हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है ना जॉब कॉस्टिंग स्टार्ट करेंगे। ये तो हो ही जाएगा कंप्लीट, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जॉब कॉस्टिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही करेंगे। बाय मैम।